पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लेन ने उस हॉन्टेड अंडरग्राउंड जगह को हमेशा के लिए सील करने का प्लान बनाया। तभी सरप्राइज एंट्री हुई मिस बॉडीगार्ड यानी शेरन की, जिसने फ्री में काम करने का ऑफर दिया। काम तो सक्सेसफुल हो गया और पैसे भी मिल गए, लेकिन घर जाते टाइम पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उस ड्रामा के बाद उसे पता चला कि लेनवस को ढूंढने वाले लोग मारे जा रहे हैं। तो अब क्लेन ने खुद उस किलर को पकड़ने की ठान ली है। तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो सभी लोग। यहाँ नई वीडियो आ चुकी है और मैं इस वीडियो के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लेनवस वाला सीन होने वाला है। जिन्होंने नॉवेल पढ़ी है ना, उनको बताई होगी क्या सीन होने वाला है। तो अगर तुमने नहीं देखा है, मतलब अगर रीड भी किया है तुमने नॉवेल, तो ये देखना, क्योंकि इमेजेस काफी खतरनाक यूज किए गए हैं और जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है ना, उससे तुम्हें रियल वाली फीलिंग आने वाली है। मतलब तुम इन द एंड ये वो सीन देखने के बाद लिटरली लिखोगे पीक पीक पीक। और अगर तुम्हें लिटरली मतलब तुम्हें वो सीन पसंद आता है ना, तो कमेंट में लिख देना पीक करके, तो या मुझे पता चल जाएगा तो कि तुम्हें अच्छा लगा। और या मैं काफी देर रात तक बैठ के इसे बनाया, मतलब अभी तो देखो 2 बज रहे हैं। तो प्लीज सपोर्ट दिखाना और हाइप जितना हो सके करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो है ना सब तक पहुंचे, पूरा वायरल हो जाना चाहिए। तो या वही सीन है, और सब्सक्राइब भी कर देना। ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस या इतना ही कहना था। पीक होने वाला है, तो या देख लेना। बाय बाय। बैकलैंड शहर में एक बहुत बड़ा विलेन था लेनेवस। उसके पीछे एक इविल गॉड का हाथ था, ट्रू क्रिएटर। भाई सोचो, चर्च के सबसे पावरफुल नाइट हॉक्स भी उसे रोक नहीं पाए और वो उनके चंगुल से भाग निकला। लेकिन जब अगली सुबह उसकी बॉडी मिली तो सबके होश उड़ गए। एक अंधेरे सीवर में लेनेवस की लाश पर टैरो कार्ड्स बिखरे पड़े थे। द एम्परर व्हील ऑफ फॉर डेथ। मतलब यह कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था, यह एक मैसेज था, एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पैगाम जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और इन काखिड्स के जरिए वो क्या बताना चाहते थे। तो भाई सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं बैकएंड के नॉर्थबरो के एक सुनसान इलाके में। वहां एक 3 मंजिला घर था जो पहले एक मेडिकल स्कूल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो लगभग खाली पड़ा था। इस वीरान जगह पर हमारी लेडी ऑड्रे एक सीक्रेट मिशन पर आई थी और उसके साथ थी फोर्स वॉल यानी मैजिशियन। दोनों ने खुद को डिस्गाइज किया हुआ था, व्हाइट गाउन, व्हाइट मास्क और सर्जिकल कैप पहनकर, जैसे वो डॉक्टर्स या मेडिकल स्टूडेंट्स हों। ऑड्रे को फोर्स को इस भेस में देखकर एक फनी थॉट आया। उसे लगा कि फॉल्स लुक में उससे ज्यादा नेचुरल लग रही है, जैसे वो सच में एक सर्जन हो जो किसी भी पल स्कैल्पेल उठाकर किसी का पेट काट सकती है। खैर, ऑड्रे के दिमाग में टेंशन चल रही थी, क्योंकि ये टास्क उसे मिस्टर फूल ने दिया था और कहा था कि ये एक सिंपल टास्क है। अब आप ही सोचो, जो काम एक गॉड के लिए सिंपल हो, वो एक नॉर्मल बियॉन्डर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ऑड्रे ने मिस्टर फूल से डिटेल जानने के लिए प्रे भी किया था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला था। तो बस वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ इस मिशन पर आ गई थी। जैसे ही वो दोनों एक क्लासरूम के अंदर घुसी, भाई अंदर का नजारा देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाए। ये कोई नॉर्मल क्लासरूम नहीं था। वहां 4 इंसानी कंकाल रखे थे और उनके साथ साथ कांच के बने 4 कॉफिन्स भी थे, और उन कॉफिन्स के अंदर प्रिजर्विंग लिक्विड में डूबी हुई पीली पड़ी लाशें थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, क्लासरूम के बीचों बीच रखा एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट ग्लास का पिलर। उस पिलर के अंदर भी लिक्विड भरा था और उसमें एक आदमी की बॉडी सीधी खड़ी तैर रही थी। उसने एक ब्लैक कलर का स्कॉलर वाला रोब पहना हुआ था। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने के बाद उसमें रखा नहीं गया, बल्कि उसी में डूबकर मरा हो। इस सीन को देखकर ऑड्रे के रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर से वहां पहले से ही कुछ लोग व्हाइट कोट पहने बैठे थे, सब खामोश, जैसे वो भी उन लाशों का ही हिस्सा हों। एक पल के लिए तो ऑड्रे को बहुत डर लगा, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, यह है एक असली बियॉन्डर की लाइफ, खतरों और रहस्यों से भरी हो। वो हमेशा से यही तो चाहती थी। ऑड्रे और फोर्स चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गईं और कुछ देर इंतजार करने के बाद वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उस ग्लास पिलर में तैर रही लाश ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और उसकी आवाज सीधे उनके कानों तक पहुंची। चलो शुरू करते हैं। भाई साहब, ये किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था और यहीं से ऑड्रे के एक नए एडवेंचर की शुरुआत हो रही थी। ये साइकोलॉजी एल्केमिस्ट की एक सीक्रेट मीटिंग थी। अब दूसरी तरफ शहर के सबसे गरीब और अंधेरे इलाके ईस्ट बरो में क्लेन की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। वो एक मजदूर के भेस में था, फटे पुराने कपड़े टोप पहने हुए, और वो उस क्राइम सीन की जांच करने आया था जहां एक एक्सप्लोजन हुआ था। ईस्ट बरो की हालत बहुत ही खराब थी। सड़कों पर गैस लैंप्स भी ठीक से नहीं जल रहे थे और बेघर लोग ज़ॉम्बीज की तरह भटक रहे थे। क्लेन को वो जगह किसी नर्क से कम नहीं लग रही थी। खैर, उसे अपना काम करना था। उसने अपनी नाइपॉक वाली ट्रेनिंग यूज करके अंदाजा लगाया कि क्राइम सीन पर नजर रखने के लिए सबसे अच्छी जगह सड़क के उस पार वाली अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी। उसके पास अब कोई रिवॉल्वर नहीं थी, इसलिए उसका सबसे बड़ा हथियार था एक करप्टेड आर्टिफैक्ट, ऑल ब्लैक आई। ये एक सिगार केस में रखी हुई एक आंख थी जो उसे ऐसी चीजें दिखा सकती थी जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखती, लेकिन इसे यूज करने की एक कीमत थी। जबरदस्त मेंटल पेन और खतरनाक फुसफुसाहटें जो इंसान को पागल कर सकती थीं। तो क्लेन उस बिल्डिंग में घुसता है और ऑल ब्लैक आई का यूज करके एक एक कमरे को स्कैन करना शुरू करता है। हर बार जब वो उस आंख को छूता, उसके सिर में तेज दर्द होता, कानों में अजीब आवाजें गूंजती और उसकी आंखों से आंसू ही। प्रोसेस था।
लेकिन इतनी तकलीफ सहने के बाद भी उसे उस पूरी बिल्डिंग में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। अब क्लेन सोच में पड़ गया। उसे लगा कि शायद उसकी सोच ही गलत है। उसने सोचा एक नॉर्मल क्रिमिनल कभी भी क्राइम सीन पर छुपकर इंतजार नहीं करेगा, लेकिन मैं एक नॉर्मल क्रिमिनल से नहीं, एक पागल से डील कर रहा हूं। और उसके दिमाग की बत्ती जली। क्या हो अगर वो कातिल क्राइम सीन वाली बिल्डिंग में ही छुपा हो। ये सोचकर उसने सड़क पर खड़े खड़े ही उस एक्सप्लोजन वाली बिल्डिंग को ऑल ब्लैक आई से स्कैन किया और बिंगो, उसे वही मिला जिसका उसे शक था। उसे एक अजीब सी काली लाइन दिखी जो साफ बता रही थी कि उस तबाह हुए कमरे के अंदर कोई मौजूद है। अब क्लेन को पता चल गया था कि उसका सामना एक ऐसे साइको से है जो इन्वेस्टिगेटर्स का इंतजार कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन क्लेन ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक थके हारे मजदूर की तरह एक्टिंग करते हुए उस बिल्डिंग में घुस गया जैसे वो वही रहता हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचा। उसने ऐसे दिखाया जैसे वो पब्लिक बाथरूम जा रहा हो, और जैसे ही वो उस टूटे हुए कमरे के पास से गुजरा, उसने आखिरी बार अपनी जेब में ऑल ब्लैक आई को टच किया। एक पल के लिए उसे फिर से वही दर्द और आवाजें महसूस हुई, लेकिन उस एक पल में उसे अंधेरे में छुपे उस आदमी का चेहरा साफ दिख गया। वो एक बहुत लंबा आदमी था, लगभग 2 मीटर का, और उसकी ठंडी आंखें किसी जंगली जानवर जैसी थीं, जिनमें जरा भी रहम नहीं था। क्लेन ने तुरंत पहचान लिया कि ये लेनवुसने की शायद का कोई साथी है। वो स्मार्ट था। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप बाथरूम में चला गया। उसने वहां एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो जानता था कि कुछ ही मिनटों में उस आदमी को शक हो जाएगा, इसलिए वो सीधे बाथरूम की खिड़की से कूदा और एक प्रोफेशनल की तरह वहां से निकल भागा। अपने सेफ हाउस पहुंचने के बाद क्लेन सबसे पहले ग्रे फॉग के ऊपर गया, ये कंफर्म करने के लिए कि कोई उसे ट्रैक तो नहीं कर रहा। जब उसे यकीन हो गया कि वो सेफ है, तो उसने उस आदमी का चेहरा याद किया जिसे उसने देखा था। उसे समझ आ गया था कि ये आदमी लेनवुस से जुड़ा एक बहुत बड़ा सुराग है। और फिर उसने उस आदमी का पोर्ट्रेट बनाया और उसे सीधे उस क्रिम्सन स्टार को भेज जो मिस जस्टिस को रिप्रेजेंट करता था। और अथॉरिटी वाली आवाज में, जैसे मिस्टर फूल बात करते हैं, उसने यह एक सुराग है। इस तरह क्लेन ने अपना क्लू सीधा ऑड्रे तक पहुंचा दिया था, जो उस वक्त खुद एक खतरनाक मीटिंग में फंसी हुई थी। अब देखना यह है कि ऑड्रे इस क्लू का क्या करती है। तो भाई, पिछला चैप्टर जहां खत्म हुआ था, अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है। जैसे ही बियॉन्डर गैदरिंग खत्म हुई, ऑड्री उस पुरानी मेडिकल स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी और अचानक उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई। उसकी आंखों के सामने वही जाना पहचाना ग्रे फॉग और उसके बीच में सबसे ऊपर बैठे द फूल की धुंधली सी परछाई आ गई और फिर मिस्टर फूल की गहरी आवाज सुनाई दी। ये एक क्लू है। इस आवाज के साथ ही ऑड्री की आंखों के सामने एक फिल्म रील की तरह सीन चलने लगे। वो भी कर्ड सीन में एक आदमी था जो बहुत ज्यादा मस्कुलर तो नहीं था, लेकिन उसकी हाइट करीब करीब 2 मीटर्स थी। उसने एक ब्लैक प्रीस्ट वाला चोगा पहना हुआ था और परछाई में खड़ा था। उसके हल्के पीले बाल थोड़े घुंघराले थे और उसकी डार्क ब्राउन आंखों में नफरत और ठंडक साफ दिख रही थी। उसके होंठ नीचे की तरफ झुके हुए थे, जिससे वो किसी खूंखार भेड़िए जैसा लग रहा था। ये सीन देखते ही ऑड्री के दिमाग में बत्ती जली। एक क्लू। क्या ये ईस्टबोरो की धारावी स्ट्रीट पर हुए बॉम्बिंग और गेविन के डूबने का क्लू है? क्या यही वो कातिल है? वो कुछ सेकंड के लिए तो ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर फौरन सब समझ गई। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, मिस्टर फूल के पास पहले से ही क्लू है। वो सच में कितने इंप्रेसिव हैं। नहीं, वो तो ओमनीपोटेंट है। ये सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी दोस्त फोर्स की तरफ देखा। अब सीन शिफ्ट होता है कैरिज के अंदर। जैसे ही फोर्स ने अपना मास्क और सर्जिकल कैप उतारा और गाड़ी में बैठी, उसने नोटिस किया कि मिस ऑड्री उसे थोड़ा अजीब तरीके से देख रही है। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? ऑड्री ने नजरें हटाते हुए कहा, नहीं तो, और अपना डिस्गाइज उतारने लगी। फोर्स को गैदरिंग की याद आई और उसने उत्सुकता से पूछा, मिस ऑड्री, आपने स्पेक्टेटर पोशन का फॉर्मूला खरीदने के लिए अनाउंस क्यों नहीं किया? आप उस तरह से साइकोलॉजी अल्केमिस्ट से कांटेक्ट बना सकती थीं। उसे याद था कि जेनेरस मिस ऑड्री आते समय चुप ही रही थीं। ऑड्री ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, इस सर्कल में मेरी पहली गैदरिंग थी। मेरे लिए ऑब्जर्व करना और इंतजार करना ज्यादा जरूरी था। उसने आगे कहा, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती। पहले माहौल से फैमिलियर हो जाना एक बेहतर स्ट्रेटेजी है। और मन ही मन उसने सोचा, ये एक स्पेक्टेटर की प्रोफेशनल आदत भी है। सहले देखो फिर एक्शन लो। ये सुनकर फोर्स को लगा कि ये लड़की जो अभी 18 की भी नहीं हुई है, कितनी ज्यादा मैच्योर है। उसने खुद पर हंसते हुए कहा, अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचती तो मैंने अपनी कीमती अपॉर्चुनिटी बर्बाद न की होती। अब सीन आता है हमारे हीरो क्लेन पर। वो मिन स्ट्रीट पर अपने घर वापस जाने के बजाय ईस्ट बोरो के एक छोटे से 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रुका था। उसे डर था कि उस मर्डरर के साथी उसे सड़कों पर ढूंढ रहे हो सकते हैं। हालांकि मिलने की संभावना कम थी, क्योंकि उसने अपना भेष बदला हुआ था, लेकिन डिवाइनेशन ने उसे वार्निंग दी थी, इसलिए सेफ रहना ही बेहतर था। अगली सुबह जब सूरज निकल रहा, उसने एक डार्क ब्लू वर्कर यूनिफॉर्म पहनी, एक लाइट ब्राउन कैप लगाई और कमरे से बाहर निकल गया। उस वक्त चारों तरफ पीले रंग का कोहरा छाया हुआ था और धुंधले से लोगों के फिगर आते जाते दिख रहे थे। ठंडी हवा कपड़ों के अंदर तक जा रही थी। क्लेन भी बाकी लोगों की तरह सिर नीचे करके जल्दी जल्दी चल रहा था, जैसे उसे काम पर जाने की जल्दी हो। तभी चलते चलते उसे अपने आगे एक 40-50 साल के आदमी को देखा। उसने एक मोटी जैकेट पहनी हुई थी और वो ठंड से कांपते हुए सिगरेट ढूंढ रहा था।
फाइनली उसे अपनी जेब में एक खाली माचिस की डिब्बी मिली। जैसे ही उसने डिब्बी खोली, उसका हाथ कांप गया और उसकी मुड़ी तुड़ी सिगरेट जमीन पर गिरकर क्लेन के पैरों के पास आ गई। क्लेन रुका, उसने सिगरेट उठाई और उस आदमी को वापस दे दी। उस आदमी ने ईमानदारी से थैंक यू बोला, शुक्रिया, मैं इस पुराने दोस्त के बिना नहीं रह सकता, बस कुछ ही बची हैं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से शेने उदासी से कहा, मैं एक और रात नहीं सोया, पता नहीं और कितने दिन चलेगा, बस उम्मीद है कि मुझे वर्कहाउस में जगह मिल जाए। क्लेन समझ गया कि ये एक बेघर आदमी है। तभी उस आदमी ने जमीन से एक डार्क कलर की चीज उठाई। वो एक सेब का बचा हुआ कोर था जिसे पूरी तरह से चबाया जा चुका था। उस आदमी ने अपना थूक निगला और उस मिट्टी लगे फ्रूट कोर को अपने मुंह में डाल लिया। उसे अच्छी तरह से चबाया और निगह नहीं छोड़ा। कुछ भी इनकी हैरान आंखें देखकर उसने अपना मुंह पोंछा और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैंने लगभग 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये एक लाइन क्लेन के दिल पर जाकर लगी। उसने एक गहरी सांस ली और स्माइल के साथ कहा, माफ करना, मैं एक रिपोर्टर हूं और मैं बेघर लोगों पर एक आर्टिकल लिख रहा हूं। क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूं? चलो सामने वाले कैफे में चलते हैं। वो आदमी एक पल के लिए चौंक गया, फिर बोला, प्रॉब्लम नहीं, अंदर सड़कों से ज्यादा गर्मी होगी। उसने आगे कहा, अगर इंटरव्यू के बाद तुम मुझे अंदर आधा घंटा सोने दो, नहीं सिर्फ 15 मिनट्स तो और भी अच्छा होगा। ये सुनकर क्लेन कुछ बोल नहीं पाया। वो बस चुपचाप से कैफे के अंदर ले गया। क्लेन ने उसके लिए 2 कप चाय का स्टू, ब्रेड, टोस्ट और बटर ऑर्डर किया, जिसका टोटल बिल 17.5 पेंस हुआ। उसने कहा, इंटरलेपेट्यू भरकत में करेंगे। खाना देखकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो तुम सच में एक अच्छे दिल के इंसान हो। खाना खत्म करने के बाद उसने अपनी कहानी बताई। ये बताया कि कैसे कुछ साल पहले एक बीमारी ने उसकी बीवी, बच्चे, नौकरी, पैसा सब कुछ छीन लिया। अब वो बस सड़कों पर भटकता है और वर्कहाउस में जगह मिलने का इंतजार करता है ताकि कुछ ताकत वापस आए और वो टेम्परेरी जॉब ढूंढ सके। ये ईस्टबोरो की कड़वी सच्चाई थी। क्लेन ने कुछ और सवाल पूछे और जब उसने मुड़कर देखा तो वो आदमी कुर्सी पर ही सिकुड़कर सो चुका था। कुछ मिनटों बाद क्लेन ने उसे जगाया और उसे कुछ तांबे के सिक्के दिए और कहा, ये इंटरव्यू की पेमेंट है। वो आदमी नींद में था। उसने थैंक यू कहा और जब क्लेन दरवाजे तक पहुंचा, उस आदमी ने पीछे से आवाज लगाई, मैं अब एक सस्ते मोटल जाऊंगा, नहाऊंगा, अच्छी नींद लूंगा और फिर एक नौकरी ढूंढूंगा। अब इस सीन का कॉन्ट्रास्ट देखो। दोपहर में क्लेन सैमर फैमिली की एक पार्टी में था। वहां एप्पल जूस, स्टेक, रोस्ट चिकन, शैंपेन, रेड वाइन, मतलब हर तरह की लग्जरी थी। मिसेस स्टेलिन सैमर ने उसे बताया कि इस लंच पर टोटल 4 पाउंड सोली खर्च हुए। उसने क्लेन को यह भी याद दिलाया कि हमारे क्लास के लोगों को महीने में एक बार दोस्तों को बुलाना पड़ता है और उनके यहाँ जाना भी पड़ता है। ये सीन साफ साफ दिखाता है कि बैकलैंड शहर में 2 अलग अलग दुनिया एक साथ बसती थीं। अब आते हैं चैप्टर के क्लाइमेक्स पर। डॉक्स एरिया के एक टैवर्न में जियो बैठी हुई थी। उसने अपना भेष बदला हो नकली दाढ़ी लगाई थी ताकि वो एक छोटे कद की आदमी लगे। वो ऑड्री के दिए हुए पोर्ट्रेट को याद करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उस कातिल के चेहरे को अपने दिमाग में बैठा सके। वो अपनी बियर पी रही थी और धीरे धीरे लच कर रही थी और बीच बीच में चुपके से चारों ओर देख रही थी। थोड़ी देर बाद टैवर्न का दरवाजा फिर से खुला और जियो ने आदत से उधर देखा। बस एक नजर में उसकी पुतलियां सुई की तरह पतली हो गई और वो लगभग पत्थर बन गई, क्योंकि अंदर आने वाला आदमी करीब 2 मीटर्स लंबा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मिस्टर फूल क्लू में दिखाया गया था। और चैप्टर ही एक जबरदस्त क्लिफहैंगर पर खत्म हो जाता है। तो भाई अब हम फोकस करते हैं जियो पर, जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस बाउंटी हंटर है। मतलब वो इतने लंबे टाइम से इस काम में है कि कई चीजें वो बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर करती है। सिचुएशन ये थी कि वो एक वर्कर्स अलायंस के टैवर में बैठकर अपना खाना खा रही थी कि तभी दरवाजे से एक बंदा अंदर आता है। और भाई वो आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। उसकी हाइट लगभग 2 मीटर थी। अब देखो, प्रो बाउंटी हंटर होने का ही फायदा है। जियो ने जैसे ही उसे देखा, उसने सोचा ने इंस्टिंक्टली अपना सिर नीचे कर लिया और ऐसे दिखाने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और वो अपने खाने में बिजी है। ये छोटी छोटी हरकतें बताती हैं कि वो इस काम में कितनी माहिर है। उसे पता था कि ऐसे खतरनाक इंसान का ध्यान अपनी तरफ खींचना बेवकूफ़ी होगी। हालांकि खाना उसके मुंह में जा रहा था पर उसे कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। उसका पूरा ध्यान उसी आदमी पर था। कुछ बहुत ही दर्दनाक सेकंड्स बिताने के बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर उठा और ऐसे नाटक किया जैसे वो कैजुअली इधर उधर देख रही हो। जल्द ही उसने देखा कि वो नया आदमी बार काउंटर के सामने बैठ गया है और अपने ड्रिंक्स और लंच का इंतजार कर रहा है। उसके हल्के पीले करली बाल थे, डार्क ब्राउन आंखें जो किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थीं और उसके चेहरे पर अकेलापन खतरनाक सा हो रहा था। जियो के दिमाग में एक एक करके डिटेल्स आने लगीं और वो उसके दिमाग में रखी तस्वीर से मैच होने लगीं और तभी उस दिमाग बत्ती जली। ये वही है, ये विलियम्स का सस्पेक्टेड मर्डर है। ये एहसास होते ही जियो ने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया और जल्दी जल्दी अपना बाकी खाना खत्म करने लगी। कुछ मिनटों के बाद वो अपनी ट्रे और ग्लास बार पर रखकर बिना पीछे मुड़े टैवर्न से बाहर निकल गई। उसने हाई बूट्स पहने हुए थे जिससे उसकी असली हाइट का अंदाजा लगाना मुश्किल था, जो कि एक अच्छा डिस्गाइज था। बाहर आकर जियो ने स्पीड कम की और अपनी सुनसान जगह ढूंढकर टैवर्न से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने लगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसे अपना एक जानने वाला मिला
बर्टन नाम का एक टेक्नीशियन जो ईस्ट बोरोग में रहता था और ईस्ट बालाम डॉक पर काम करता था। जियो तेजी से उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोली, मैं हूं जियो। बर्टन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और लगभग पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि जियो ने एक छोटे कद के वर्कर का भेष बनाया हुआ था। जियो उसे पास के एक कोने में ले गई और उससे उस लंबे आदमी के बारे में पूछने लगी। उसने 5 पेनीज निकालते हुए पूछा, क्या तुम उस लंबे आदमी को जानते हो जो अभी टैवर्न में था? बर्टन ने तुरंत पहचान लिया और बोला, वही जो इतना लंबा और जिसके पीले बाल हैं। वो पिछले 2-3 महीनों से काफी आ रहा है। वो बहुत खतरनाक और लड़ाई में भी बहुत अच्छा। मेरी सलाह है कि उससे पंगा मत लेना। जियो ने मन ही मन सोचा, हाँ मुझे पता है। जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे बचपन में किसी खूंखार जानवर से सामना हो गया हो। फिर उसने पूछा, क्या तुम जानते हो वो किसके साथ ज्यादा उठता बैठता है? बर्टन ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता। हम तो उसका नाम तक नहीं जानते हैं, उसका निकनेम जायंट रखा है। जियो ने थोड़ी देर सोचकर पूछा, टैवर्न के अलावा तुमने उसे और कहाँ देखा है? बर्टन याद करते हुए बताया, जब मैं डॉक यूनियन में काम में जाता हूं तो कभी कभी वो वहां भी दिखाई देता है। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। इसके बाद बर्टन यूनियन की बुराई करने लगा कि वो कैसे वर्कर से ज्यादा पैसे लेते हैं और उनकी मदद नहीं करते, लेकिन जियो ने उसे रोक दिया। उसका फोकस सिर्फ टारगेट पर था। उसने बर्टन को पैसे दिए और कहा, ये ड्रिंक्स मेरी तरफ से, और हाँ, जो मैंने पूछा वो किसी को बताना मत। ये कहकर जियो वहां से निकल गई और सीधे ईस्ट बालाम डॉक पर मौजूद डॉक यूनियन की तरफ चल पड़ी। अब शुरू हुआ असली जासूसी का काम। वहां पहुंचकर जियो ने अपना कैनवस कोट उल्टा करके पहन लिया, जिससे अंदर के पैच दिखने लगे, और वो एक वर्कर से एक बेघर ट्रैम्प में बदल गई। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन था। वो कोने में बैठे दूसरे होमलेस लोगों के पास जाकर बैठ गई और वहां से यूनियन की बिल्डिंग पर नजर रखने लगी। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, जियो ठंड और खराब माहौल को सहते हुए भी पूरी लगन से वहां आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रख रही थी। उसके दिमाग में विलियम्स की यादें थीं और यही चीज उसे पेशेंस दे रही थी। मुझे लगता है ये सीन दिखाता है कि जियो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रही थी, उसके लिए ये पर्सनल था। तभी लगभग 8 लोग यूएन से बाहर निकले और सामने वाले कैफे में लंच करने चले गए। जियो की आंखें सिकुड़ गई और वो हर एक चेहरे को ध्यान से स्कैन करने लगी। उसे कोई भी सस्पेक्ट नजर हटाने ही वाली थी कि तभी कैफे का दरवाजा खुला और अंदर से गर्म हवा का झोंका बाहर आया। एक आदमी ने अपने गोल्डन चश्मे उतारे और भाप पोंछने लगा। जियो ने उस पर एक कैजुअल नजर डाली और उसकी नजर वहीं जम गई। वो आंखें, वो होंठ और वो हमेशा ताना मारने वाली मुस्कान। लेनेवस, जियो ने झट से अपना सिर पीछे कर लिया और दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। उस आदमी की स्किन ब्रॉन्ज थी और बाल छोटे थे। वो पोर्ट्रेट से बुलक दिखता था, सिवाय उसकी आंखों और मुंह के, जो उसे एक जाना पहचाना एहसास दे रहे थे। ये वही एहसास था जो कहता था, मैं तुम सबसे ऊपर हूं। जियो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये लेनेवस हो सकता है? अब जब जियो ने लेनेवस को ढूंढ लिया था, दूसरी तरफ क्लेन क्या कर रहा था? वो सैमर्स फैमिली के घर पर था और लंच के बाद सब लोग एक्टिविटी रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। क्लेन के बगल में यूर्गेन कूपर बैठे थे, जो हमेशा की तरह सीरियस थे। क्लेन ने मुस्कुराते हुए यूर्गेन से धीरे क्या बोड़े से पूछा, क्या आप? गेन ने बड़े सीरियस होकर जवाब दिया, नहीं, इनके टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। क्लेन थोड़ा हैरान हुआ और पूछ बैठा, तो फिर आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? यूर्गेन ने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा और उल्टा सवाल कर दिया, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्लेन के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ जोक मारने ही वाला था कि तभी उसे कानों में एक जानी पहचानी प्रार्थना सुनाई दी। ये मिस जस्टिस थी। क्लेन ने सोचा, इतनी जल्दी? क्या मिस जस्टिस ने मेरे दिए हुए क्लू से कुछ ढूंढ लिया? वो तुरंत उठा और मुझे बाथरूम यूज करना है कहकर वहां से निकल गया, बाथरूम में जाकर दरवाजा लॉक करके। क्लेन ने 4 कदम काउंटर क्लॉकवाइज लिए और सीधा ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। उसका अंदाजा सही था, प्रार्थना मिस जस्टिस की ही थी। मिस जस्टिस ने रिपोर्ट किया, आपने जो क्लू दिया था वो हमें वर्कर्स अलायंस टैवर्न में मिला। उस आदमी का निकनेम जायंट है। उन्होंने आगे बताया, जायंट का पीछा करते हुए हमें ईस्ट बालाम डॉक के डॉक यूनियन में एक आदमी मिला है जिस पर लेनेवस होने का शक है। फिलहाल हम उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं क्योंकि जायंट बहुत ताकतवर खतरनाक है। और आखिर में उन्होंने पूछा कि क्या वो लेनेवस को कंफर्म करने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करके बाउंटी ले सकते हैं। क्लेन का दिमाग तेजी से घूमने लगा। लेनेवस के पास खतरनाक हेल्पर है, क्या उसके पीछे कोई पूरी की पूरी फैक्शन है? वो इतने सारे लोगों को क्यों मार रहा है? जहां तक बाउंटी की बात थी, क्लेन का जवाब हाँ था, लेकिन उसने उन्हें पुलिस की जगह सीधे एवरनाइट गॉडेस के चर्च को बताने का सुझाव दिया क्योंकि पुलिस से इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती थी। अब क्लेन को खुद जाकर कंफर्म करने की बेचैनी होने लगी। उसने अपनी कलाई पर बंधा स्पिरिट पेंडुलम निकाला और डिविनेशन शुरू की। डॉक यूनियन में कंफर्मेशन के लिए जाने में खतरा है। उसने 7 बार मंत्र पढ़ा और अपनी आंखें खोली, लेकिन पेंडुलम बिल्कुल डिविनेशन फेल हो गई थी। क्लेन ने अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन हर बार नतीजा फेलियर ही रहा। उसने सोचा इसके 3 कारण हो सकते हैं, या तो इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है, या लेनेवस वहां है ही नहीं, या फिर लेनेवस के पास भी इंस जेंगविल की तरह कोई ऐसी चीज है जो डिविनेशन को ब्लॉक कर देती है। खतरा साफ था, लेकिन क्लेन ने फैसला कर लिया था कि वो जाएगा। कुछ चीजें करनी ही पड़ती हैं, चाहे उनमें कितना भी खतरा क्यों ना हो।
लेकिन वो बिना तैयारी के नहीं जाएगा। उसने पूरा प्लान बनाया। पहला, वो ऑल ब्लैक आई को ग्रे फॉग के ऊपर ही छोड़कर जाएगा ताकि ट्रू क्रिएटर की पावर से कोई रेजनेंस ना हो। दूसरा, वो अपनी हाइट बढ़ा लेगा ताकि जायंट उसे पहचान ना सके। और तीसरा और सबसे स्मार्ट मूव, वो एक रिपोर्टर बनकर इंटरव्यू लेने के बहाने वहां जाएगा। क्लेन के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई। अब वो पूरी तैयारी के साथ इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए रेडी था। तो भाई, अब सीन शिफ्ट होता है ईस्ट बालम डॉक की डॉक यूनियन पर। दोपहर के 3 बजे टाइम था और क्लेन एक नए डिस्गाइज में वहां पहुंचा था। इस बार उसने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर का भेष बनाया था। नाम था स्टैथम। मोटा स्वेटर, टैन जैकेट, सिंपल कैप और उसने अपनी हाइट भी 5 सेंटीमीटर बढ़ा ली थी। गोल्ड रिंग चश्मा और बालों में हेयर ऑयल लगाकर वो बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहा था। बेसिकली वो पिछले वाले वर्कर के लुक से बिल्कुल अलग दिखना चाहता ताकि कोई उसे पहचान ना सके। और ये जो पूरा कॉस्ट्यूम था, इसमें उसका 1 पाउंड 10 सोली का खर्चा भी हो गया था। मतलब तैयारी पूरी थी। और इस बार उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था जो मेरे हिसाब से काफी स्मार्ट मूव था। उसने अपने पास कोई भी बियॉन्ड आइटम नहीं रखा था, न कोई चार्म, न ऑल ब्लैक आई, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक टैरो कार्ड का डेक, कुछ नोट्स, पेन और एक नकली रिपोर्ट आईडी। ऐसा उसने इसलिए किया क्यों था कि लेनवुस अकेला नहीं है, उसके आसपास कोई बहुत पावरफुल बियॉन्डर है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फालतू का रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं था और कोई भी सस्पिशियस आइटम उसे मुसीबत में डाल सकता था। अब सिचुएशन ये थी कि क्लेन डॉक यूनियन की बिल्डिंग के सामने खड़ा था और वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ पता नहीं, लेकिन अपनी क्लाउन की इंट्यूशन से उसे फील हो रहा था कि कई लोग उस पर नजर रख रहे हैं। ये क्लाउन की एलिटी उसे भीड़ में भी खतरे एहसास करा देती थी, जो बहुत ही कूल है। वो हिम्मत करके अंदर जाता है। अंदर का लेआउट बहुत ही सिंपल था। कोई फैंसी रिसेप्शनिस्ट या लॉबी नहीं, बस सीमेंट का फर्श और ऑफिस के कॉरिडोर्स। क्लेन सीधा दरवाजे के पास खड़े गार्ड के पास ताहर कहता है, मैं बैकलैंड डेली ट्रिब्यून से रिपोर्टर हूँ, मुझे यहाँ के वर्कर्स का इंटरव्यू लेना है। रिपोर्टर का नाम सुनते ही वो गार्ड एकदम अलर्ट हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है, नहीं, हमने कोई स्ट्राइक नहीं की है। उसको लगा कि रिपोर्टर मतलब कोई नेगेटिव न्यूज बनाने आया है, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन क्लेन यहाँ अपनी क्लाउन पावर्स का इस्तेमाल करता है। वो अपनी आंखों में इतनी सिंसियरिटी भर देता है कि देखकर लगे कि इससे सच्चा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। वो गार्ड को समझाता है कि वो वर्कर्स की मदद करना चाहता है, उनकी प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने लाना चाहता है। उसकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि गार्ड कुछ सेकंड सोचने के बाद मान जाता है और उसे पब्लिसिटी के इंचार्ज मिस्टर रैंड के पास भेज देता है। यहाँ मुझे लगा कि क्लेन की क्लाउन एबिलिटी सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने में कितनी कमाल की है। मतलब पूरा सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है बंदा। मिस्टर रैंड के आहाश का दरवाज खटखटाता है। अंदर से एक कम बालों वाला आदमी बाहर आता है और पूछता है, कौन हो तुम? क्लेन फिर से अपना रिपोर्टर वाला एक्ट शुरू करता है, अपनी नकली आईडी दिखाता है और कहता है कि मैं वर्कर्स की मदद के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। मिस्टर रैंड को भी पहले तो यकीन नहीं होता। वो कहता है, मुझे मुश्किल से ही यकीन होता है कि तुम रिपोर्टर्स हमारी मदद करने आते हो। इस पर क्लेन एक और इमोशनल कार्ड खेलता है जो कि बहुत क्लेवर था। वो कहता है, मैं खुद ईस्ट बरो में पैदा हूँ, मैं जानता हूँ कि वर्कर्स की लाइफ कितनी मुश्किल होती है। और वो ये भी ऑफर करता है कि मिस्टर रैंड पूरे टाइम उसके साथ रह सकते हैं और हर सवाल पर नजर रख सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर रैंड आखिरकार मान जाता है, क्योंकि उसे लगा कि इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। अब क्लेन का असली मिशन शुरू होता है, इंटरव्यू के बहाने लेनवुस को ढूंढना। मिस्टर रैंड की गाइडेंस में वो एक एक करके हराएस में जाता है, लोगों से सवाल पूछता है, पूरा रिपोर्टर वाला ड्रामा करता है। राइट कॉरिडोर चेक किया, कुछ नहीं मिला। लेफ्ट कॉरिडोर चेक किया, वहां भी कुछ नहीं मिला। मेरे मन में भी टेंशन बढ़ रही थी कि यार क्या उसका प्लान फेल हो जाएगा। फिर वो लकड़ी की सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर पर जाता है। मिस्टर रैंड उसे सीढ़ियों के ठीक सामने वाले आजे में ले जाता है और वहां के स्टाफ से क्लेन को इंट्रोड्यूस कराता है। क्लेन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और सबसे हाथ मिलाने का नाटक करता है और तभी उसकी नजर एक थोड़े जाने पहचाने से फिर पड़ी है। उस आदमी की स्किन का कलर बदला हुआ था, उसका गोल चेहरा अब एंगुलर हो गया था और उसके चश्मे का फ्रेम भी अलग था। लेकिन एक सियर होने के नाते क्लेन की स्पिरिचुअलिटी को एक हल्की सी फैमिलियरिटी महसूस हुई, एक ऐसी फीलिंग जो दिमाग से आती है और अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और उसके चेहरे से उसकी मुस्कान ऑलमोस्ट गायब होने वाली थी। उसका कंट्रोल टूटने वाला था। ये कोई नॉर्मल डर नहीं था, ये एक इंस्टिंक्टिव ट्रेम्बलिंग थी, एक ऐसी दहशत जो उसकी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और पेट पकड़कर बोला, सॉरी। अचानक पेट में दर्द हो गया। वॉशरूम किधर है? यहाँ उसकी एक्टिंग स्किल्स और क्लाउन की एबिलिटी ने उसे बचा लिया, वरना सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। वहां मौजूद लोगों को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने उसे वॉशरूम का रास्ता बता दिया। क्लेन तेजी से वॉशरूम की तरफ जाता है, खिड़की के सबसे वाला क्यूबिकल चुनता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेकर तो वहां अकेले में झुककर बिना आवाज किए हंसने लगता है। वो इतना जोर से हंसता है कि उसकी बॉडी सीधी नहीं रह पाती और उसकी आंखों से एक आंसी खुशमीन की नहीं थी। यह एक मिक्सचर था रिलीफ, हॉरर और दुख का, क्योंकि अब उसे कंफर्म हो गया था कि वो लेनवुस ही है
और यह कंफर्मेशन सिर्फ हल्की सी फैमिलियरिटी की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था कि उसने लेनवुस के शरीर से एक और ऑरा महसूस की थी, एक ऐसी ऑरा जिसकी यादें उसके जहन में बहुत गहरी थीं। यही वो वजह थी कि वो सबके सामने अपना कंट्रोल खोने वाला था। उसकी बॉडी का कांपना उसकी आत्मा के गहरे डर से आ रहा था, उसके इमोशंस का टूटना उसकी यादों में बसे हॉरर और दुख से आ रहा था। वो ऑरा थी, वही ट्रू क्रिएटर, वो फॉलन गॉड जिसकी वजह से कैप्टन डैन और उसकी टीम की मौत हुई थी, जिसका मेंटल करप्शन क्लेन ने खुद झेला था। अब सोचो, अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढूंढना, उस पुसी शैतानी भगवान का साया देखना, क्लेन पर क्या बीती होगी। थोड़ी देर बाद वो अपना चेहरा धोता है और ऐसे बाहर आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो वापस जाकर अपना इंटरव्यू पूरा करता है, यहां तक कि लेनवुस से भी सवाल जवाब करता है और अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता। ये लेवल का कंट्रोल सिर्फ एक क्लाउन ही कर सकता है। काम खत्म करके वो डॉक यूनियन से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो जानबूझकर अपने नोट्स चेक करने का नाटक करता है और उसी दौरान उसे सड़क के उस पार भिखारियों की मिस शियो दिख जाती है जो उस पर नजर रख रही थी। तभी उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से डिटेक्टिव आइसेनगार्ड स्टैंटन उसे बुलाते हैं। उनसे भी 2-4 बातें करके क्लेन वहां से निकल जाता, लेकिन वो सीधा घर नहीं जाता, बल्कि रास्ता बदलकर वो हिल्स्टन के क्वेलाग क्लब पहुंचता है। क्लब के लाउंज में वो तुरंत ग्रे फॉग के ऊपर जाता है, कंफर्म करने के लिए कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, और वहीं पर वो फाइनली रिलैक्स होता है और उस डर को महसूस करता है जो उसने अब तक दबा रखा था। ट्रू क्रिएटर की ऑरा एक बुरे सपने की तरह उसके दिमाग में घूम रही थी। पूरी तरह से श्योर होने के लिए वो डिविनेशन करता है उस जानी पहचानी फीलिंग का सोर्स क्या था, और सपने की दुनिया में उसे लेनवुस का चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्लेन ने मन में गुस्से से कहता है। इसके बाद वो मिस जस्टिस की प्रेयर का जवाब देने की तैयारी करता है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और एक बहुत ही गहरी और ठंडी आवाज में कहता है, कन्फर्मेशन की कोई लेनवुसी है, तुम चर्च ऑफ एवरनाइट को इन्फॉर्म कर सकती हो और उन्हें बता देना कि लेनवुस के पास फॉलन क्रिएटर की गॉडहुड है। उधर ऑड्री, जो अपने पिता के साथ थी, मिस्टर फूल का जवाब सुनकर जम सी जाती है। फॉलन क्रिएटर यानी ट्रू क्रिएटर, एक मामूली से धोखेबाज के पास एक सच्चे भगवान की गॉडहुड। उसे यकीन हो जाता है कि मिस्टर फूल का मकसद कभी भी सिर्फ लेनवुस को पकड़ना नहीं था, उनका असली टारगेट तो ट्रू क्रिएटर था। वो सोचती हैं जैसा कि मिस्टर फूल से उम्मीद थी। तो पिछले चैप्टर के एंड में क्लेन ने ऑड्रे को एक जरूरी मैसेज दिया था और अब स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है। ऑड्रे अपने गोल्डन रिट्रीवर सूजी के थ्रू वो मैसेज आगे जियो और फोर्स तक पहुंचा देती है। ऑफ कोर्स वो यह शो करती है कि उसे यह इंफॉर्मेशन किसी और सोर्स से मिली है ताकि द फूल का नाम सीक्रेट रहे। जब जियो को वो पेपर मिलता है तो वो सोच रही थी कि लेनवस की आइडेंटिटी कैसे कंफर्म करें या कैसे उससे बदला लें, बट पेपर पढ़ते ही उसकी आंखें खुली की खुली रहे। मैसेज में साफ साफ लिखा था, कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, वही लेनवस है, तुम्हारा एक ही चॉइस है, चर्च ऑफ एवरनाइट को नोटिफाई करना और उन्हें बताना कि लेनवस के पास ट्रू क्रिएटर की गॉडहुड है। गॉडहुड, ट्रू क्रिएटर की गॉडहुड, ये सुनते ही जियो के होड़ जाते हैं। फोर्स भी पेपर छीन कर पढ़ती है और उसके भी एक्सप्रेशंस देखने लायक होते हैं। वो कहती है, यह जरूर कोई मजाक होगा, है ना? हम एक इविल गॉड की गॉडहुड से जुड़े मामले में कैसे इन्वॉल्व हो गए? सोचो ना, उनका प्लान तो बस एक 200 पाउंड्स के स्विंडलर को पकड़ना था और अब उनके सामने सीधा इतना बड़ा खतरा आ गया। यहाँ फोर्स थोड़ा प्रैक्टिकल सोचती है। वो कहती है कि मिस ऑड्रे उतनी भी सिंपल और इनोसेंट नहीं है जितना वो दिखती हैं, उसके भी अपने सीक्रेट्स हैं। हो सकता है यह कल्ट्स, नोबल्स और चर्च के बीच की कोई हॉट स्ट्रगल हो, बट वो यह भी मानती है कि ऑड्रे को भी गॉडहुड वाली बात पहले से नहीं पता थी, उसे भी यूज किया जा रहा है और उन्हें लगता है कि इसके पीछे शायद ऑड्रे के फादर अर्ल हॉल का हाथ हो सकता है। बट चलो जो भी हो, उनके लिए गुड न्यूज ये थी कि उनका काम यही खत्म हो गया। अब उन्हें बस चर्च को रिपोर्ट करना था और आराम से बाउंटी कलेक्ट करनी थी। लेकिन इस पूरे सीन में जियो को एक बात बहुत चुभती है। वो खुद से कि मैं अभी भी बहुत वीक हूँ, बहुत वीक। उसको रियलाइज होता है कि अगर वो पावरफुल होती तो वो विलियम्स का बदला खुद लेती, बट अभी उसे पीछे हटना पड़ रहा था। जायंट जैसा पावरफुल बंदा और गॉडहुड, इन सब से लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। मेरे हिसाब से ये मोमेंट जियो के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसकी मोटिवेशन बनेगा आगे और स्ट्रांग बनने के लिए। अब आते हैं हमारे हीरो क्लेन पर। ऑड्रे को मैसेज देने के बाद क्लेन अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। उसके माइंड में मिक्स फीलिंग्स चल रही थी। एक तरफ वो बहुत एक्साइटेड था कि आज रात लेनवस का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, बट दूसरी तरफ उसे अपनी पावरलेसनेस का एहसास हो रहा था। वो जानता था कि वो इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सिर्फ एक दूर का स्पेक्टेटर बन सकता है। पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस शो को मिस नहीं करेगा। वो अपनी आंखों से लेनवस को उसके किए की सजा मिलते हुए देखना चाहता। तो शाम होने से पहले वो मार्केट जाता है और कुछ मास्क खरीदता है। उनमें से एक मास्क था क्लाउन का।
एक हैप्पी क्लाउन का मास्क। ये एक तरह से उसकी फेसलेस आइडेंटिटी और उसके अंदर के इमोशंस का सिंबल है। एक तरफ हंसी का मुखौटा और दूसरी तरफ बदले की आग। रात के आसपास 11 बजे क्लेन अपना डिस्गाइज पहनता है, वही ग्रेइश ब्लू वर्कर यूनिफॉर्म, और निकल पड़ता बैकलैंड ब्रिज एरिया की तरफ। उसका टारगेट था ईस्ट बालम डॉक। अपने पिछले इंटरव्यू की वजह से उसे पता था कि लेनवस रात में डॉक यूनियन के दिए हुए डॉर्मेट्री में ही रहता है, लेकिन क्लेन सीधा वहां नहीं जाता। वो स्मार्टली उस एरिया को घेर कर उस जगह की सबसे ऊंची बिल्डिंग क्लॉक टावर को अपना टारगेट बनाता है। ये क्लॉक टावर आसपास की बिल्डिंग्स के मुकाबले एक जायंट जैसा खड़ा था, जहां से पूरा एरिया साफ दिखता था, एक परफेक्ट वेंटेज पॉइंट। क्लेन आसानी से अंधेरे में क्लॉक टावर के अंदर घुस जाता है और स्पाइरल स्टेयर से ऊपर चढ़ने लगता है। फाइनली वो टॉप पर पहुंच जाता है। वहां से डॉक यूनियन का डॉर्मेट्री साफ नजर आ रहा था। वो अंधेरे में छिप जाता है और इंतजार करने लगता है, और फिर वो अपना नया खरीदा हुआ मास्क पहन लेता है। एक क्लाउन का मास्क जिसके होंठ ऊपर की तरफ उठे हुए थे, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। एक हैप्पी क्लाउन। सोचो, हैप्पी क्लाउन अंधेरे में छिपकर एक डेडली ऑपरेशन का इंतजार कर रहा है। सीन काफी इंटेंस बन जाता है इस डिटेल से। क्लेन को लगभग 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। जब घड़ी में 1 बज जाता है तो आखिरकार एक्शन शुरू होता है। आसमान से एक चीज नीचे आती है। यह एक ह्यूज एयरशिप था, पूरा काले पेंट में, इतना डार्क कि अगर चांदनी ना होती तो रात के अंधेरे में दिखता भी नहीं। और सबसे सरप्राइजिंग बात, वो बिल्कुल साइलेंट था। न्यूज़पेपर्स में तो लिखा होता था कि एयरशिप से बहुत आवाज आती है, बट यह एकदम शांत था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दबोचना चाहता हो। क्लेन समझ जाता है कि इस पीछे जरूर कोई बियॉन्डर पावर यूज हुई है, पर उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, इतने घने आबादी वाले एरिया में एक बियॉन्डर बैटल के लिए एयरशिप क्यों भेजी गई? क्या उन्हें आम लोगों को नुकसान पहुंचने का डर नहीं है? पर फिर उसे रियलाइज होता है, एयरशिप नीचे आकर करीब 10 मीटर्स ऊपर हवा में रुक जाती है। ये लड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि सर्वेलेंस के लिए थी, एरिया पर नजर रखने के लिए, ताकि टारगेट किसी भी हालत में भाग ना सके। एक एरियल आई इन द स्काई, और तभी उस ब्रिक रेड डॉर्मेट्री के सामने 3 फिगर्स अपीयर होते हैं, काले कपड़ों में। जो बंदा लीड कर रहा था उसने हैट नहीं पहनी थी, जिससे उसके गोल्डन ब्राउन बाल और डीप ब्लैकिश ग्रीन आंखें दिख रही थी। उसके हाथ में खून जैसे लाल रंग के ग्लव्स थे, और उसके एक में एक सिल्वर व्हाइट मेटल सूटकेस था जो एक चेन से बंधा हुआ था। यह था क्रेस्टेड सेसमिर, चर्च ऑफ एवरनाइट के 9 हाई रैंकिंग डीकन्स में से एक और रेड ग्लव्स के टॉप 3 पावर हाउसेस में से एक, बेसिकली नाइटहॉक्स का एक बहुत बड़ा ऑफिसर। इसकी प्रेजेंस ही बता रही थी कि चर्च इस मामले को ना सीरियसली ले रहा है। सेसमिर आते ही अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देता है, सील्ड आर्टिफैक्ट 163 यूचे झुकता रो। नाइटहॉक नीचे और उस सिल्वर सूटकेस को खोलता है। पूरे प्रोसेस में सेसमिर के मसल्स एकदम टेंस थे, जैसे वो उस सूटकेस के अंदर की चीज से लड़ रहा हो। जैसे ही सूटकेस खुलता है, उसके अंदर से एक बूंद सोर निकलती है जो करीब 1 मीटर लंबी थी। उसके ब्लेड पर एक पुराना सिल्वर कोटेड मिरर लगा हुआ था। यह सीन काफी मिस्टीरियस और पावरफुल था। इस सील्ड आर्टिफैक्ट का फंक्शन अभी क्लियर होने वाला था। उस नाइटहॉक ने मिरर को बिल्डिंग की तरफ पॉइंट किया। बिल्डिंग मिरर में रिफ्लेक्ट हुई, बट कुछ बदला नहीं, ऐसा लगा। लेकिन असल में उन्होंने एक मिरर वर्ल्ड क्रिएट कर दिया था। इसका सिंपल मतलब था कि अब बिल्डिंग के अंदर वो एक अलग डायमेंशन में होगा, जिसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होगा। इस मिरर वर्ल्ड में सिर्फ बियॉन्डर्स को टारगेट किया जा सकता था। ऑर्डिनरी लोग, जैसे यूनियन के वर्कर्स जो अंदर सो रहे थे, वो अब सिर्फ इल्यूजन्स बन गए थे। बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी थी। इससे कोलेटरल डैमेज का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तीनों नाइटहॉक्स बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, और जाते ही उनका सामना होता है एक लंबे पतले फिगर से जायंट, वही आदमी जो लेनवस का बॉडीगार्ड जैसा था। जायंट ने उन्हें देखा और अपना हाथ बंद किया। इमीडिएटली बिल्डिंग के अंदर सो रहे सारे यूनियन मेंबर्स अपने सपनों में ही एक्सप्लोड हो जाते हैं। उनकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। आधा हिस्सा जायंट के ऊपर एक क्लोक बन जाता है और आधा नाइटहॉक्स के ऊपर ब्लैंकेट की तरह गिरता है। लेकिन क्रेस्टेड सेसमिर शांति से खड़ा रहता, कुछ नहीं होता। वो फ्लेश और ब्लड बारिश की तरह नीचे गिरते हैं, बट जमीन को गंदा भी नहीं करते, क्योंकि वो सब इल्यूजन था। रूम्स में वही लोग फिर से अपीयर हो जाते हैं, आराम से सोते हुए। सेसमिर एक्सप्लेन करता है, यह मिरर वर्ल्ड है, तुम्हारे फ्लैश बॉम्ब्स यहाँ काम नहीं करेंगे। जायंट गुस्से में अपना ही बाज फाड़कर उन पर फेंकता है। वो हाथ एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड होता है और ब्लड रेन होती है। पर अजीब बात यह थी कि खून की एक बूंद भी नाइटहॉक्स पर नहीं गिरती। सब कुछ उनसे बंचेस दूर गिरता है, जैसे किस्मत उनके साथ हो। सेसमिर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे दुश्मन हमेशा इतने लकी नहीं होते। और अगले ही पल वो जायंट के सामने अपीयर हो जाता है। जायंट डर के मारे पिघलकर जमीन में घुसने की कोशिश करता है, बट सेसमिर उसे मौका नहीं देता। वो नीचे झुककर अपनी बोन सोर्ड को जमीन में घुसा देता है। अंधेरे में एक दर्द भरी चीख गूंजती है और फिर शांति छा जाती है। जब सेसमिर सोर्ड बाहर निकालता है तो उस पर खून की एक बूंद होती है और जमीन पर जायंट का चेहरा बना होता है। डेस्पिरेशन में एक हाई लेवल बेयॉन्डर इतनी आसानी से मार दिया गया।
इतने में 3 और दुश्मन शैडोज से निकलते हैं। यह ऑरोरा ऑर्डर के लोग, रोज बिशप और शैडो एसेटिक, बट वो भी नाइटहॉक्स के आगे टिक नहीं पाते और उन्हें भी मार गिराया जाता है। सेसमिर को ये बात अजीब लगती है कि ऑरोरा ऑर्डर जो ट्रू क्रिएटर को पूछता है वो लेनवस जैसे ब्लास्फेमर को क्यों बचा रहा है। और तभी आवाज आती है, सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। लेंस वो बिल्कुल काम था, उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। सेसमिर उससे वही सवाल करता है, ऑरोरा ऑर्डर तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है। लेनवस अपने ट्रेडमार्क टाउंटिंग स्माइल के साथ कहता है, सिंपल है, क्योंकि अब मैं सिर्फ लेनवस नहीं हूं। वो एक पॉज लेता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ जाती है, ट्रू क्रीएटर भी हूं। यह बोलकर वो अपनी लिनेन शर्ट फाड़ देता है। उसके चेस्ट और पेट पर स्किन नहीं थी, वहां सिर्फ डार्क रेड फ्लेश और ब्लड थे जिन्होंने मिलकर एक हैंगमैन की फिगर बनाई हुई थी। जैसे ही वो यह दिखाता है, एक ऐसी डिवाइन ऑरा रिलीज होती है कि उनके आसपास का पूरा मिरर वर्ल्ड कांच की तरह शेटर हो जाता है। सारे सीन्स टूटकर बिखर जाते हैं। मतलब नाइटहॉक्स का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, उनका सेफ बैटल ग्राउंड, अब खत्म हो चुका था और चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। एक बहुत बड़े क्लिफहैंगर पर नाइटहॉक्स का प्लान फेल हो गया और अब उन्हें एक डीटी लेवल के दुश्मन से रियल वर्ल्ड में लड़ना होगा। तो भाई सिचुएशन ये है कि क्लेन एक क्लॉक टावर में छिपा हुआ है। उसने अपना क्लाउन मास्क पहना हुआ है और चुपचाप डॉक यूनियन के डॉर्मेट्री पर नजर रखे हुए है। ऊपर एक एयरशिप भी मंडरा रही है। मतलब नाइटहॉक्स का ऑपरेशन फुल स्विंग में था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्लेन इतनी दूर से लड़ाई की डिटेल्स नहीं देख सकता था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अंदर चल क्या रहा है। वो बस सब्र के आसपास के माहौल को देखकर सिचुएशन ने की कोशिश कर रहा था। और तभी अचानक पूरे एरिया की सारी गैस लैंप्स एक साथ बुझ जाती हैं। एक भी नहीं, सारी की सारी। एकदम घना अंधेरा छा गया था और यही सबसे पहला बैड साइन था। ठीक बाद उस छोटी सी रेड ब्रिक बिल्डिंग से एक ऐसी टेरिफाइंग फीलिंग एक्सप्लोड होती है, दूर खड़े क्लेन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसके पैर इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि वो लगभग घुटनों पर आ जाता है। ये एक ऐसी फीलिंग थी जैसे कोई बहुत ही विशाल, बहुत ही पावरफुल चीज आपको ऊपर से घूर रही हो। एक ऐसा डिवाइन प्रेशर जो आपकी आत्मा को ही कुचल दे, जिसे फेस करने की हिम्मत करना भी नामुमकिन था। इस फीलिंग ने क्लेन को तुरंत उस दिन की याद दिला दी जब उसने मेगोस और उसके पेट में पल रहे बच्चे पर स्पिरिट विजन यूज करने की कोशिश की थी। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी, डू नॉट लुक डायरेक्टली एट गॉड वाली नहीं, बल्कि इस बार तो ये उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक और भयानक थी। क्लेन का दिमाग सुन्न हो गया था। वो सोच रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है। लेनवस के तो बस ट्रू क्रिएटर की थोड़ी सी गॉडहुड थी, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई इविल गॉड खुद उतरने वाला हो। लेकिन इससे पहले कि क्लेन इस शॉक से बाहर आ पाता, अचानक उसे एक पावरफुल एनर्जी महसूस हुई। एकदम गहरी, शांत और प्रोफाउंड डार्कनेस जिसने उस इविल गॉड वाली फीलिंग को पूरी तरह से निगल लिया। जैसे ही ये दोनों सेंसेशंस आपस में टकराकर खत्म हुई, एरिया की सारी गैस लैंप्स फिर से जल उठीं और जो एयरशिप नीचे गिर रही थी वो भी वापस स्टेबल हो गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन क्लेन जानता था कि अंदर कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक हुआ है। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और खड़ा हुआ। उसने अंदाजा लगाया कि ट्रू क्रिएटर या लेनवस प्लान तो फेल हो गया है, लेकिन इस लड़ाई में नाइटहॉक्स को भी बहुत भारी नुकसान हुआ होगा। हो सकता है उनके पास अब लड़ने की ज्यादा ताकत बची ही न हो। और बस यही वो मोमेंट था जब क्लेन के दिमाग में एक आइडिया आया, एक बहुत ही डेयरिंग आइडिया। उसने फटाफट अपनी जेब से स्पिरिट पेंडुलम निकाला और जल्दी से एक डिविनेशन किया। लेन इस वक्त खतरनाक नहीं है और इस बार डिविनेशन फेल नहीं हुई। पेंडुलम ने जवाब दिया कि लेनवस अभी भी खतरनाक है, लेकिन बहुत कम, और मेरे हिसाब से यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। डिविनेशन का काम करना मतलब लेनवस अब ट्रू क्रिएटर के गॉडहुड के प्रोटेक्शन में नहीं था। ये रियलाइजेशन क्लेन के दिमाग में बिजली की तरह कौन था। शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, ये सोचते ही इसने और एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत ग्रे फॉग के ऊपर गया। वहां बैठकर उसने एक और डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा, लेनवस का भागने का रास्ता। और सपने में उसे साफ साफ दिखा, कीचड़ से भरे गंदे सीवर्स, अंधेरी सुरंगें और जंग लगे पाइप्स। लेनवस सीवर्स के रास्ते भाग रहा था। क्लेन तुरंत रियल वर्ल्ड में वापस आया और एक प्रो की तरह क्लॉक टावर से नीचे कूदने लगा। किसी सीढ़ी का इस्तेमाल किए बिना वो दीवारों और सजावट का सहारा लेकर एक्रोबैट की तरह नीचे उतरा। अब सीन शिफ्ट होता है उस रेड ब्रिक बिल्डिंग के अंदर। वहां का नजारा बहुत ही खराब था। दो नाइटहॉक्स दरवाजे के पास बेहोश पड़े थे और वो पावरफुल ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट, वो चांदी का शीशा, एक कोने में पड़ा था। अपनी सारी पावर खो चुका था। टीम का लीडर क्रेस्टेड सेसिमिर जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था और उसके ठीक सामने सीढ़ियों पर लेनवस खड़ा था। लेनवस के सीने में एक सफेद हड्डी से बनी तलवार घुसी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी थी। वो जोर जोर से हंसने लगा और सेसिमिर से बोला, हा, थैंक यू। मैं सच में लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर तुम लोग टाइम पर मुझे ढूंढने नहीं आते तो कुछ महीनों में मैं सच में ट्रू क्रिएटर का वेसल यानी उसका शरीर बन जाता और वो मौत से अलग थोड़े ही होता। सेसिमिर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बंदे को हराने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की वो खुश क्यों हो रहा है। लेनवस ने फिर अपनी पूरी कहानी बताई और भाई ये कहानी सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया।
उसने बताया कि टिंगेन सिटी में ही ट्रू क्रिएटर ने उसे धोखा दिया था और मेगोस के बच्चे वाले इंसिडेंट की आड़ में उसने चुपके से लेनवस के शरीर में एक सैपलिंग यानी एक बीज बो दिया था। ट्रू क्रिएटर धीरे धीरे लेनवस के शरीर और आत्मा को रिप्लेस कर रहा था ताकि एक दिन वो खुद लेनवस के शरीर में उतर सके। और लेनवस को ये बात पता चल गई थी। वो इससे बचना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर छोटे मोटे क्राइम्स करना शुरू किया ताकि पुलिस या चर्च का ध्यान उसकी तरफ जाए और वो बचाया जा सके। उसने सीवर्स में मॉन्स्टर्स बनाए, एक प्रोस्टिट्यूट को मारा, लेकिन हर बार ऑरोरा ऑर्डर के लोग उसके प्लान को खराब कर देते थे। तो आखिर में उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने जानबूझकर ऑरोरा ऑर्डर के सबसे क्रेजी, सबसे कट्टर मेंबर को अपना गार्ड बनवाया, क्योंकि उसे पता था कि ये पागल आदमी जरूर को बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा जिससे नाइट हॉक्स खुद उस तक खिंचे चले आएंगे। और उसका प्लान काम कर गया। ये सुनकर सेसिमिर और बाकी सबके होश उड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में लेनवस की ही मदद कर दी थी। लेनवस ने अपने सीने से वो हड्डी वाली तलवार निकाली और झुककर बोला, अब एयरशिप पर बैठे लोग भी ठीक हो रहे होंगे, मुझे निकलना होगा। थैंक यू सब बेवकूफ़ों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी मदद की। और फिर एक ताना मारते हुए बोला, गुड बाय बेवकूफ नाइटॉक्स, अपनी जान देकर मुझे विदा करो। ये कहकर उसने सेसिमिर पर हमला करने का नाटक किया, जिससे सेसिमिर को अपनी बची खुची ताकत यूज करनी पड़ी। और इसी मौके का फायदा उठाकर लेनवस खिड़की से कूदकर भाग गया। वो सीधा पास के एक मैनू को खोलकर सीवर्स में घुस गया। उसे लगा कि वो आजाद हो गया, वो बच निकला। वो अंधेरे सीओं में तेजी से भाग रहा था जैसे ये उसका अपना घर हो। लेकिन तभी वो अचानक रुक गया और ऐसरी पीछे की तरफ झुका। वो एक प्लेइंग कार्ड हवा में उड़ता हुआ आया और सीधा उसके दाहिने सीने में धंस गया और खून की धार बहने लगी। लेनवस ने जब दर्द में ऊपर देखा तो अपनी डार्क विजन की एबिलिटी से उसने अपने अटैकर को देखा। सामने एक मजदूर के कपड़ों में एक आदमी खड़ा था जिसने एक मास्क पहना हुआ था, एक ऊपर की तरफ मुस्कुराते होठों और लाल नाक वाला मास्क, एक हैप्पी क्लाउन। और ये कोई और नहीं, हमारा हीरो क्लेन था। क्या परफेक्ट एंट्री थी भाई। और यहीं पर ये चैप्टर एक जबरदस्त क्लिफहैंगर पर खत्म हो जाता है। तो भाई पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लेन ने फाइनली अपने सबसे बड़े दुश्मन लेनवस को एक गंदे से सीवर में घेर लिया था और अब यहां से शुरू होने वाला था एक प्रॉपर डेथ बैटल, एक ऐसा फाइट सीक्वेंस जिसका हम सब कब से इंतजार कर रहे थे। तो सिचुएशन ये कि जैसे ही दोनों की आंखें मिली, लेनवस बिना एक सेकंड वेस्ट किए जमीन पर डक करके आई की तरफ रोल किया और ठीक उसी मोमेंट क्लैंक की आवाज आती है। एक टैरो कार्ड जिसमें एक एंजेल और ट्रम्पेट बना हुआ था खंजर की तरह हवा को चीरता हुआ निकला और ठीक उसी जगह दीवार में जाकर धंस गया जहां एक सेकंड पहले लेनवस की गर्दन थी। मतलब भाई 1 इंच का फासला था और लेनवस का काम वहीं तमाम हो जाता। ये सीन देखकर ही समझ आ गया था कि क्लेन आज किसी भी हाल में उसे छोड़ने वाला नहीं है। और इसके बाद तो जैसे टैरो कार्ड्स की बारिश ही शुरू हो गई। क्लैंक लेनवस कभी रोल कर रहा था, कभी साइड में कूद रहा था या कभी आगे की तरफ छलांग लगा रहा था। वो एक मराउडर की एबनॉर्मल एजिलिटी से क्लेन के सारे कार्ड्स को बड़ी सफाई से डॉज कर रहा था। हर कार्ड जब दीवार या जमीन से टकराता तो ऐसी आवाज आती जैसे कोई मेटल की चीज टकराई हो, जिससे पता चल रहा था कि क्लेन इन कार्ड्स में कितनी पावर डाल रहा था। और इसी बीच लेनवस ने नोटिस किया कि वो क्लाउन मास्क वाला आदमी यानी अपना क्लेन उसका पीछा जरा भी धीरे नहीं कर रहा था। वो भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसके हाथ में कार्ड्स का एक मोटा बंडल था जिन्हें वो किसी एक्सपर्ट की तरफ फेंक रहा था। अब सीन और इंटेंस होता है। एक कार्ड जिस पर सूरज बना हुआ था वो लेनवस की तरफ आया। उसने अपना एक हाथ दीवार पर टिकाकर हवा में एक फ्लिप मारी और अपना डायरेक्शन पूरी तरह बदल लिया। लेकिन उसी पल उसे अपने टखने में एक जबरदस्त तेज दर्द महसूस हुआ। क्लेन ने एक नहीं बल्कि 2 कार्ड फेंके थे। एक कार्ड थोड़ा सा लेट आया और ठीक उसी डायरेक्शन में फेंका गया था जहां लेनवस भागने वाला था। लेनवस के दिमाग में फौरन आया, क्या ये मेरे मूव्स को पहले से ही देख सकता है। ये थी क्लेन की क्लाउन एबिलिटी, प्रेडिक्शन और इंट्यूशन का कमाल। लेनवस जमीन पर गिरते ही दर्द को सहते हुए फिर से रोल कर गया, लेकिन अब वो थोड़ा लंगड़ाने लगा था। अब लेनवस ने नोटिस किया कि राइट एंकल में एक टैरो कार्ड बहुत गहराई तक धंस चुका था और खून से लथपथ था। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता या अपने घाव को देख पाता, क्लेन ने अटैक और तेज कर दिया। एक के बाद एक कार्ड्स तेज धार वाले खंजर की तरह उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों की तरफ आने लगे। बहुत जल्दी ही लेनवस जो एक सीक्वेंस 9 मराउडर था और अपनी स्पीड के जाना जाता था, वो स्लो होने लगा। उसकी पुरानी चोटें, खासकर जो डेमीगॉड लेवल की टक्कर से लगी थी, अब उसे परेशान करने लगी थी। एक पॉइंट पर तो उसने एक कार्ड को हाथ से हटाने की कोशिश की, लेकिन बदले में एक और कार्ड ने उसकी कलाई पर एक गहरा कट लगा दिया जिससे खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। लेनवस के दिमाग में अब बत्तियां जलने लगीं। नाइटहॉक्स और मिलिट्री किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं, मैं और देर नहीं कर सकता। उसका माइंड इस सिचुएशन में भी एकदम क्लियर था। और तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद क्लेन को शायद नहीं थी। वो अचानक अपनी जगह पर रुक गया। उसने डॉज करना बंद कर दिया और डेविल वाले टैरो कार्ड को सीधे अपनी गर्दन पर लगने दिया। और अगले ही पल जो हुआ वो बहुत ही शॉकिंग और घिनौना था। उसकी बॉडी में धंसे हुए सारे कार्ड्स अपने आप बाहर निकल गए और उसकी गर्दन, छाती, कलाई और टखने के भयानक घाव वो पागलों की तरह भरने लगे। उनमें से मीट के टेंटिकल्स निकलने लगे। ये बहुत ही डिस्गस्टिंग जरा था। उसकी स्किन पर छोटे छोटे रोंगटे खड़े हो गए जिनका कलर मेटेलिक था, जैसे उसकी स्किन ने एक आर्मर बना लिया हो।
इस बार जब क्लेन ने एक कार्ड फेंका तो वो उस आर्मर से टकराकर डिफ्लेक्ट हो गया। लेनवस ने अपनी खून से भरी आंखों से क्लाउन को देखा और हंसते हुए बोला, कुछ भी कहो, एक देवता के हाथों टॉर्चर होने के बाद कुछ न कुछ इनाम तो मिलता ही है। और ये बोलते बोलते ही उसने क्लेन पर हमला कर दिया, लेकिन क्लेन तो इसके लिए पहले से ही तैयार था। जैसे ही लेनवस का मुक्का उसकी तरफ आया, क्लेन ने साइड हटकर अपना बायां हाथ जेब से निकाला, मुट्ठी बनाई और सीधा लेनवस के सिर पर दे मारा। बैम एक जोरदार धमाका हुआ और क्लेन्स फोर्स से थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन लेनवस तो एक बीस्ट बन चुका था। उसने एक के बाद एक इतने तेज और भारी मुक्के बरसाए कि क्लेन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर क्लेन ने अपनी क्लाउन वाली स्किल्स का पूरा इस्तेमाल किया। वो ऐसे लड़खड़ रहा था, ऐसे गिर रहा था और ऐसे अनकॉमन मूव से डॉज कर रहा था जैसे कोई एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस चल रही हो। वो कभी दीवार पर होता, कभी जमीन पर, और किसी तरह लेनवस के हर हमले से बच रहा था। यहाँ क्लेन का प्लान एकदम क्लियर था, उसे बस टाइम खींच नाइटहॉक्स ना आ जाए था। और जैसे ही लेनवस ने भागने की कोशिश की, क्लेन एक कैनन बॉल की तरह शूट हुआ और सीधा उसकी पीठ पर झपटा। लेकिन क्लेन के दिमाग में एक इमेज आई, एक इंट्यूशन। उसे महसूस हुआ कि लेनवस की बॉडी में जैसे हड्डियां ही नहीं हैं और वो एक ट्रैप सेट कर रहा है। ये क्लाउन की इंट्यूशन थी। बिना एक पल भी सोचे क्लेन ने अपने अटैक की पावर को जानबूझकर कम कर दिया और उसका शक सही निकला। लेनवस ने बिना ने पैर हिलाए अपनी बॉडी के ऊपरी हिस्से को पूरा 180 डिग्री घुमा दिया। उसका चेहरा अब पीछे की तरह आगे की तरफ। ये इतना डरावना सीन था कि कोई भी डर जाए। और इसी पोजीशन में उसने क्लेन के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन क्लेन पहले ही पीछे हट चुका था। अब क्लेन को अपना मौका मिल गया था। उसने एक पुराना शब्द बोला, क्रिम्सन। लेनवस को लगा कि क्लोई चार्म फेंकने वाला है, इसलिए वो फौरन साइड में कूदा था, लेकिन ये एक धोखा था। असली चार्म तो क्लेन ने अपनी बाईं मुट्ठी में पहले से ही पकड़ रखा था और वो था स्लंबर चार्म। उसने उसे एक्टिवेट कर दिया। एक शांत और सुकून वाली फीलिंग दोनों पर छा गई और लेनवस को जबरदस्त नींद आने लगी। लेकिन यहीं पर क्लेन का असली तुरुप का इक्का सामने आया। क्लेन भी गहरी नींद में चला गया, लेकिन उसकी एक यूनिक एबिलिटी थी। वो जब भी किसी अननेचुरल नींद में जाता था तो फौरन जाग जाता, और यही हुआ। 1 सेकंड के अंदर ही वो नींद से बाहर आ गया, जबकि लेनवस अभी भी नींद के असर में लड़खड़ा रहा था। अब क्लेन एकदम शांत था, जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक टारगेट हो। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी पूरी ताकत जुटाई और एक मुक्का सीधा लेनवस की गर्दन पर मारा। कचाक, हड्डियां टूटने और मांस फटने की आवाज आई। उस भयानक दर्द से लेनवस नींद से तो जाग गया, लेकिन उसकी बॉडी मेटेलिक आर्मर गायब हो चुका था। और क्लेन यही नहीं रुका। उसने जेब से 2 और कार्ड्स निकाले और सीधा लेनवस की दोनों आंखों में घोंप दिए। लेकिन लेनवस ने हार नहीं मानी। वो अपना आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर क्लेन इसके लिए भी तैयार था। वो साइड हटा और जैसे ही लेनवस आगे की तरफ गिरा, क्लेन उसके पीछे गया, उसकी गर्दन को अपने हाथों में पकड़ा और कचाक, उसने जोर लगाकर उसकी गर्दन ही तोड़ दी। लेनवस जमीन पर गिर गया और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने टूटे फूटे शब्दों में पूछा, तुम मारना चाहते हो? क्लेन ने अपने क्लाउन मास्क के पीछे से उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, कोई वजह नहीं। नहीं। ये सुनते ही लेनवस ने वहीं दम तोड़ दिया। और फिर जो हुआ वो इस चैप्टर का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट था। क्लेन जो अब तक एकदम शांत था, अचानक आगे बढ़ा, अपनी पूरी ताकत से लेनवस के सिर पर एक किक मारी। बैम, उसका सिर एक रबर बॉल की तरह उड़ता हुआ दीवार से टकराया। वहां खून का एक धब्बा बन गया। ये सीन देखकर क्लेन अचानक जमीन पर बैठ गया। हा 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 हा, वो पागलों की तरह दबी आवाज में हंसने लगा। उसका क्लाउन मास्क बहुत खुश दिख रहा था, लेकिन उसकी हंसी रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। कुछ सेकंड्स बाद वो शांत हुआ, धीरे धीरे खड़ा हुआ और सीवर के सबसे अंधेरे कोने में देखकर बोला, कैप्टन देखो, हमने एक बार फिर लोएन को ली। और ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू की बूंदें चुपचाप नीचे गिरीं। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसकी क्लाउन पोशन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुकी थी। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लेन ने लेनवस को एक अंधेरे सीवर में घेर लिया था, और अब इस चैप्टर में उस रिवेंज का फाइनल एक्ट होने वाला है। सिचुएशन ये थी कि क्लेन ने लेनवस को मार तो दिया था, लेकिन अब उसके सामने एक बहुत बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी। वो जिस सीवर में था वहां बिल्कुल पिच ब्लैक अंधेरा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप सोचेंगे कि इस लेनवस से फाइट कैसे की, तो भाई उसने अपनी नॉर्मल आंखों का नहीं बल्कि अपनी स्पिरिट विजन का यूज किया था। स्पिरिट विजन से उसे लोगों के ऑरा का कलर और स्पिरिचुअल एनर्जी दिख जाती है, तो लेनवस का ऑरा देखकर वो उस पर अटैक कर पा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसने लेनवस पर अटैक करने के लिए जो टैरो कार्ड्स फेंके थे वो बिल्कुल नॉर्मल कार्ड्स थे, उनमें कोई स्पिरिचुअलिटी या मैजिक नहीं था। इसलिए स्पिरिट विजन से भी वो कार्ड्स उसे उस अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे थे। अब सोचो ये कितनी बड़ी मुसीबत। अगर उसने अपने एविडेंस यानी वो कार्ड्स वहीं छोड़ दिए और नाइटहॉक्स या मिलिट्री उन्हें ढूंढ लिया, तो वो सीधा ट्रेस हो सकता था। उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो एक एक करके सारे कार्ड्स ढूंढता, क्योंकि एयरशिप पर मौजूद नाइटहॉक्स कभी भी वहां पहुंच सकते थे। यहाँ पे क्लेन का दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। वो सिचुएशन को एनालाइज करता है। मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। ये टैरो कार्ड्स भी एकदम कॉमन वाले हैं जो पूरे देश में कहीं भी मिल जाते हैं। इन्हें मुझ तक ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। ये सब सोचने के बाद
क्लेन एक ऐसा डिसीजन लेता जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो सबूत मिटाने की जगह उन सबूतों को एक स्टेटमेंट, एक सिंबल बनाने का फैसला करता है। वो लेनवुस की लाश के पास जाता है और उसके ऊपर बचे हुए सारे टैरो कार्ड्स बिखेर देता है। कुछ कार्ड्स सीधे थे, कुछ उल्टे। लेनवुस के सिर में 2 कार्ड्स फंसे हुए थे, एक था द एम्परर और दूसरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और उसकी बॉडी पर चैरियट, द हर्मिट और डेथ जैसे कार्ड्स पड़े हुए थे। ये पूरा सीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी एजार्ड रिचुअल का हिस्सा हो और लेनवुस वो बलि का बकरा था जिसे सैक्रिफाइस किया गया है। भाई ये सीन इतना आइकॉनिक है ना। क्लेन ने यहाँ पर सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि उसने अपने दुश्मौत को एक मिस्ट्री बना दिया, एक आर्ट बना दिया। उसने एक ऐसा मैसेज छोड़ा जो नाइटहॉक्स को कंफ्यूज कर देगा। उन्हें लगेगा कि ये किसी सीक्रेट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये सब करने के बाद क्लेन वहां से चुपचाप निकल जाता है। लगभग 2 मिनट बाद नाइटहॉक्स और मिलिट्री के लोग वहां पहुंचते हैं। उनका लीडर था क्रेस्टेड सेसिमिर। जब वो लोग लेनवुस की लाश और उसके आसपास बिक टैरो कार्ड्स को देखते हैं तो उनका दिमाग घूम जाता है। वो सीन इतना डरावना और मिस्टीरियस था कि एक पल के लिए सब शॉक में चले जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं ना कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। क्लेन का प्लान पूरी तरह से काम कर गया था। वहां से निकलने के बाद क्लेन सबसे पहले अपने सेफ हाउस पहुंचता है जो उसने ईस्ट बोरो में रेंट पर लिया था। वहां जाकर वो सबसे जरूरी काम करता है, सबूत मिटाना। वो एक रिचुअल करता है और अपने स्पेशल स्पेस वहां वो उस रात पहने हुए चला सारे कपड़े, अपना मास्क और बाकी सारा सामान स्पिरिचुअल फ्लेम से जला देता है। भाई सेफ्टी फर्स्ट। क्लेन इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेता। उसे लेनवुस की बॉडी से एक चीज भी मिली थी, एक आंख के साइज का छोटा सा बैज। उस बेकिस्मत और छिपाव को दिखाने वाला एक सिंबल बना हुआ था और पीछे पुरानी हर्मिस लैंग्वेज में लिखा था, ये आइटम जिसके पास वो हमें ज्वाइन कर सकता है। मतलब लेनवुस भी किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। ये एक और नई मिस्ट्री थी जिसे क्लेन ने बाद में इन्वेस्टिगेट करने के लिए रख दिया। अपना बदला पूरा करने के बाद क्लेन को दिमागी तौर पर बहुत शांति मिलती है। उसका सारा स्ट्रेस और बोझ हल्का हो जाता है। वो खुद से बात करता है और रियलाइज करता है कि अभी वो अपने असली दुश्मनों इन ज़ेंगविल और सील्ड आर्टिफैक्ट ज़ील-08 से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके बीच पावर का गैप बहुत ज्यादा है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसे एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर, एक डेमीगॉड बनना पड़ेगा। तो वो अपने लिए एक क्लियर गोल सेट करता है। सबसे पहले क्लाउन पोशन को पूरी तरह डाइजेशियन बनना है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तब तक के लिए वो एक नॉर्मल डिटेक्टिव की तरह अपनी लाइफ जिएगा। इस मोमेंट पर उसका कैरेक्टर बहुत मैच्योर लगता है। उसे पता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। इस बीच कहानी के 2 और पहलू हमें दिखाए जाते हैं। पहला, जहां लेनवुस रहता था, उस डॉक यूनियन के डॉर्मिटरी में कुछ डॉक्टर्स की टीम पहुंचती है। वो वहां के लोगों को बताते हैं कि एक इन्फेक्शियस डिजीज फैल गई है और उन्हें एक फ्री मेडिसिन दी जाएगी। असल में लेनवुस ने ट्रू क्रिएटर की पावर की वजह से उन लोगों को अनजाने में इन्फेक्ट कर दिया था और ये डॉक्टर्स, जो शायद किसी बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन से थे, उस इन्फेक्शन को साफ करने आए थे। वो सबको एक दवा पिलाते हैं जिसे पीकर लोग खून और मांस का एक टुकड़ा वोमिट कर देते हैं। ये सीन दिखाता है कि इस दुनिया में चीजों को कैसे पर्दे पीछे कंट्रोल किया जाता है। और दूसरा सीन होता है एम्प्रेस बोरो के एक आलीशान विला में। वहां हमारी लेडी ऑड्रे अपने दोस्त विस्काउंट ग्लेंट से बात कर रही होती है। ग्लेंट उसे शहर में हुई एक इंटरेस्टिंग घटना के बारे में बताता है। वो कहता है, तुम्हें पता है पुलिस को एक वांटेड क्रिमिनल लेनवुस की लाश मिली है। ऑड्रे ये सुनकर अलर्ट हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये ऑरोरा ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। ग्लेंट आगे कहता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे हमारे लोगों ने नहीं मारा और जब उसकी बॉडी मिली तो वो पूरी तरह से टैरो कार्ड से ढकी हुई थी, जैसे कोई रिचुअल हुआ हो। जैसे ही ऑड्रे टैरो कार्ड सुनती है उसकी आंखें चमक उठती हैं, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे फौरन ये रियलाइज होता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उनके टैरो क्लब के ही किसी मेंबर का, ये मिस्टर फूल के किसी ब्लेस का काम है। उसे ये नहीं पता कि ये किसने किया, लेकिन वो समझ जाती है कि उसके क्लब में कितने पावरफुल और मिस्टीरियस लोग हैं। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है, ये दिखाते हुए कि क्लेन ने न सिर्फ अपना बदला लिया बल्कि अनजाने में अपने बनाए हुए टैरलब की लेजेंड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो भाई, पिछले चैप्टर का एंड हुआ था एक जबरदस्त क्लाइमेक्स पर जहां लेनेवस की लाश मिली थी टैरो कार्ड से ढकी हुई। अब कहानी शुरू होती है ऑड्री के पर्सपेक्टिव से, जिसे अब लगभग सच पता चल चुका था। जैसे ही वाइकाउंट ग्लेंट ने उसे उस सीन के बारे में बताया, ऑड्री अपने मन में उस पूरी इमेज को बनाने लगी। सोचो जरा, अंधेरे में कीचड़ में पड़ी हुई लेनेवस की लाश और उसके ऊपर लाइन से बिछे हुए टैरो कार्ड्स, द फूल, जस्टिस, द हैंगमैन, द सन, द वर्ल्ड, सारे मेजर अरकाना कार्ड्स और बहुत सारे नंबर्ड कार्ड्स भी थे। कुछ कार्ड सीधे रखे थे, कुछ उल्टे और कुछ की तो सिर्फ पीठ दिख रही थी, जैसे किसी ने बहुत बड़े लेवल पर कोई डरावनी टैरो डिवाइनेशन की हो। ये सीन इमेजिन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कितना शॉकिंग और मिस्टीरियस रहा होगा ये सब। ऑड्री के मन में पहला ख्याल यही आया कि पता नहीं जस्टिस वाला कार्ड कहाँ गिरा होगा, क्योंकि वो खुद को उस कार्ड से जोड़कर देखती थी। फिर वो सोचने लगी कि MI9 और चर्च के बियॉन्डर्स इस मामले को कैसे देखेंगे। क्या उन्हें लगेगा कि एक नई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गई है? और सबसे बड़ी बात,
लेनेवस और ऑरोरा ऑर्डर का प्लान कितना खतरनाक था। उनके पास तो ट्रू क्रिएटर की गॉडहुड का हिस्सा था। वो लोग बैकलैंड और पूरे किंगडम में एक भयानक तबाही लाने वाले थे, लेकिन मिस्टर फूल के दिए हुए एक सिमसे मिशन की वजह से उनका इतना बड़ा प्लान इतनी आसानी से फेल हो गया। ये सोचकर ऑड्री का दिमाग घूम गया। उसे एहसास हुआ कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये तो भगवानों के लेवल का टकराव था। मिस्टर फूल और ट्रू क्रिएटर, ये तो कट्टर दुश्मन निकले। तभी तो मिस्टर फूल इस फॉलन क्रिएटर यानी गिरा हुआ निर्माता कहते हैं। अब जाकर सब कुछ समझ आ रहा था। ये सब सोचते सोचते ऑड्री का शरीर हल्के से कांपने लगा। वो इस सच्चाई के वजह से पूरी तरह हिल चुकी थी। तभी सामने बैठे वाइकाउंट ग्लेंट ने उससे पूछा, तुम क्या सोच रही हो? ऑड्री एकदम से अपनी सोच से बाहर आई और सिर हल्का सा टेढ़ा करके मुस्कुराते हुए बोली, आपने ही तो कहा था कि मैं उस सीन को इमेजिन करूं जहां लाश टैरो कार्ड से ढकी हुई थी। ग्लेंट थोड़ा ऑकवर्ड होकर हंसा और बोला, हाँ, पता नहीं किस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने लेनेवस को मारा है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं ऐसी चीजों को इमेजिन करता था। कितना था कूल है, ऑड्री ने मन ही मन जवाब दिया। ये हमारा टैरो क्लब है। लेकिन बाहर से वो बस मुस्कुराई और बोली, शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो सकता है ये किसी पावरफुल अकेले बियॉन्डर का काम हो। ग्लेंट एक्साइटमेंट में बोला, जो भी हो, मुझे ये स्टाइल बहुत पसंद आया। तुम जियो और फॉर्स को बोलो कि वो मेरे एपोथेकरी फॉर्मूला का जल्दी पता लगाएं। ये सुनते ही ऑड्री ने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी की, आसपास देखा और धीमी आवाज में बोली, चुप, धीरे बोलो। तुम यहाँ पोशंस के बारे में कैसे बात कर सकते हो? ग्लेंट ने लापरवाही से स्माइल किया और कहा, अरे चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा बस एक डॉग है। और ये सुनते ही पास में लेटा हुआ गोल्डन रिट्रीवर सूजी अनजाने में अपनी जगह बदल लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है बैकलैंड के नॉर्थ बोरो में, सेंट सैमुएल कैथेड्रल के नीचे बने एक कमरे में। यहाँ नाइट हॉक्स की एक जरूरी मीटिंग चल रही थी। डेली, जिसने कालेहुड वाला रोब पहना था और ब्लू आई शैडो और रेड ब्लश वाला मेकअप किया था, वो काफी चार्मिंग लेकिन उतनी ही कोल्ड लग रही थी। उसने कमरे में आकर एक कुर्सी खींची और टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को उठाया। वो बस यूं ही पन्ने पलट रही थी कि अचानक उसकी नजरें एक नाम पर जम गई, लेनेवस। उसकी भौहें तुरंत तन गईं और उसने अपनी आवाज को दबाते हुए पूछा, लेनेवस, मुझे इस मामले के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। कल रात के ऑपरेशन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? हेड सीट पर बैठा क्रेस्टेड सेसिमिर, जिसकी ठुड्डी और होंठ उसके कॉलर में छिपे हुए थे, उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे डर था कि तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाओगी। उससे ऑपरेशन में बेवजह का खतरा आ सकता था, इसलिए मैंने किसी को तुम्हें इन्फॉर्म करने नहीं दिया। उसने आगे कहा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन ऑपरेशन के इंचार्ज के तौर पर मुझे सारे अनस्टेबल एलिमेंट्स को हटाना था। डेली ने बाकी नाइट हॉक्स कैप्टन्स को देखा और गुस्से में हंसी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकती? मैं बहुत शांत रहती हूँ और कभी जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेती। मेरा गुस्सा तो उसके पकड़े जाने के बाद फूटता। ये एक वेटरन नाइट हॉक का प्रोफेशनल तरीका है। अगर मैंने लेनेवस को पकड़ा होता तो मैं उसे बताती कि मर्द भी कितने कमजोर हो सकते हैं। मैं उसकी बॉडी में ठंडे, नुकीले, छोटे छोटे साथी भेजती, जो उसके शरीर में जहां से मन करता अंदर बाहर जाते। धत्तेरे की, तुम लोगों ने उसे इतनी आसानी से मरने दिया। क्रेस्टेड सेसिमिर ने डेली को शांति से देखा और जब वो बोलकर चुप हुई तो उसने गहरी सांस लेकर पूछा, तुम कब से ये सब बर्दाश्त कर रही हो? ये सुनकर डेली एकदम से शांत हो गई, जैसे किसी फूले हुए गुब्बारे की निकल गई हो, और धीरे से बोली, बहुत लंबे समय से। इसके बाद सेसिमिर ने बाकी लोगों से पूछा, कुछ मिला? एक डीकन ने रिपोर्ट किया, हमारी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जिसने लेनेवस को मारा है वो सीक्रेट ऑर्डर का मेंबर हो सकता है, सीक्वेंस का क्लाउन, क्योंकि वो पेपर कार्ड्स को फ्लाइंग नाइफ की तरह इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। लेकिन उसने आगे कहा, हम इस अंदाजे को कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि लाश पर बिखरे टैरो कार्ड्स कुछ छिपाने के लिए नहीं थे। वो सीन किसी रिचुअल या किसी सिंबल जैसा ज्यादा लग रहा था, इसलिए हमें शक है कि बियॉन्डर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसे हम नहीं जानते, या फिर ये बस उसका पर्सनल स्टाइल भी हो सकता है। सेसिमिर ने सिर हिलाया और पूछा, जिसने हमें टिप दी थी उसका क्या हुआ? चार्मिंग दिखने वाले मिडिल एज्ड आदमी आयुर हार्सन ने जवाब दिया, हमने उस आदमी की जांच की, पता चला कि उसे एक बाउंटी हंटर ने भेजा था। उस बाउंटी हंटर का साथी ऑरोरा ऑर्डर के मेंबर के हाथों मारा गया था। बदला लेने के लिए उसने खुद इन्वेस्टिगेशन की और लेनेवस को ढूंढ निकाला। उसकी कहानी वेरीफाइड है और उसका लेनेवस के किलर से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर एक और कैप्टन ने रिपोर्ट किया, जो रिपोर्टर यूनियन में इंटरव्यू लेने आया था, वो नकली था। वो असल में एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो पहले भी एक मर्डर केस की जांच कर चुका है। हमें लगता है कि उसे कोई लीड मिली थी और वो कातिल का पता लगाने के लिए वहां आया था। इस बात को इसेनगार्ड स्टैंटन ने भी कंफर्म किया है। मतलब हमारे क्लेन का डिटेक्टिव वाला कवर पूरी तरह से सेफ था। मीटिंग के आखिर में सेसिमिर में गहरी सोच में कहा, लेनेवस के मर्डर का मोटिव समझ नहीं आ रहा। वो मिस्टीरियस किलर हमारे ध्यान हकदार है, उस पर नजर रखो। और एक बात, ऑरोरा ऑर्डर का प्लान फेल हो गया है। उनके पागलपन को देखते हुए मुझे डर है कि वो बदले की कार्रवाई करेंगे। तुम सब अगले कुछ समय तक हाई अलर्ट पर रहना। और फिर उसने वो सबसे जरूरी बात कही, टिंगेन के मेगोस इंसिडेंट और कल रात के लेनेवस इंसिडेंट से एक पैटर्न सामने आया है। इंडस्ट्रियल एरिया, डॉक एरिया और ईस्ट बोरो, ये जगह इविल गॉड्स के उतरने और पनपने का हॉटबेड बन गई हैं। उधर नाइट हॉक्स इतनी टेंशन में थे
और इधर क्लेन देर तक सोकर आराम से उठा। वो वापस अपनी मिन स्ट्रीट वाली पहचान में आ गया और ये कन्फर्म करने के बाद कि कोई भी डिटेक्टिव के रूप में उसकी जांच करने नहीं आया, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। उसने अपने लिए एक शानदार लंच बनाया और दोपहर की धूप का मजा लिया। फिर ठीक 3 बजने से 15 मिनट पहले वो अपने बेडरूम में गया और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। ठीक 3 बजे बैटल के टाइम के हिसाब से टैरो गैदरिंग शुरू हुई। ऑड्री ने सीधे मिस्टर फूल की तरफ देखा और खुश होकर कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल, आपने जो सिंपल मिशन सौंपा था वो पूरा हो गया है। उसने जानबूझकर सिंपल शब्द पर जोर दिया था ताकि वो कंफर्म कर सके कि ये काम वाकई टैरो क्लब का था। क्लेन ने मिस्टर फूल के अपने अंदाज में शांत रहते हुए मुस्कुरा करा, मुझे पहले से पता है। और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर वही लाइन कही जो नाइटहॉक्स की मीटिंग में कही गई थी। इस दौर में बैकलैंड जैसी जगह में ईस्ट बोरो, डॉक एरिया और फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट ये एक ईविल गॉड के उतरने का हॉटबेड बन गए हैं। ये सुनते ही अल्जेर एकदम चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि एक सिंपल से का कनेक्शन ईविल गॉड के उतरने के हॉटबेड से कैसे हो सकता है। तो टैरो गैदरिंग शुरू होती है और द हैंग्ड मैन यानी एल्गर करविल्ट था। वो पिछली गैदरिंग के बारे में सोच रहा था जब मिस्टर फूल ने उन्हें एक सिंपल सा मिशन दिया था। उन्हें बस एक पोर्ट्रेट वाले इंसान को ढूंढना था और ये कंफर्म था कि वो बंदा बैकलैंड में है। एल्गर को समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटे से मिशन का एक ईविल गॉड की दुनिया में आने की साजिश से क्या लेना देना हो सकता है। ये तो बस किसी को ढूंढने का काम था जिसमें कोई खास खतरा भी नहीं था। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या मिस्टर फूल के इस सिंपल मिशन के पीछे कोई गहरा मकसद था? कहीं ये देवताओं के बीच की एक खामोश जंग तो नहीं थी? वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो जस्टिस से पूछना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है, चाहे उसे इसके लिए पैसे ही क्यों देने पड़े। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस बियॉन्डर था। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और डिसाइड किया कि वो बाद में चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के अपने इंटरनल चैनल से बैकलैंड की खबर निकालेगा। दूसरी तरफ ऑड्रे यानी जस्टिस मिस्टर फूल के उस एक आ भरने से ही सब कुछ समझ गई थी। उसे पूरी सिचुएशन एकदम क्लियर हो गई। उसे रियलाइज हुआ कि लेनवस के पास जो गॉडहुड का छोटा सा टुकड़ा था वो असल में ट्रू क्रिएटर के असली दुनिया में उतरने का बेस था। और ईस्ट बोरो, डॉक एरिया और फैक्ट्री एरिया की जो खराब हालत थी वो उस ईविल गॉड को तेजी से पावरफुल बनाने के लिए एक जमीन तैयार कर रही थी। मिस्टर फूल ने सिर्फ एक सिंपल सा मिशन देकर ट्रू क्रिएटर की इतनी बड़ी खतरनाक कॉन्स्पिरेसी को रोक दिया और पूरे बैकलैंड शहर को बचा लिया। ये सोचते ही ऑड्रे ने लंबे ब्रॉन्ज टेबल के आखिर में बैठे मिस्टर फूल की तरफ देखा और उसकी आंखों में इज्जत और एडमायरेशन भर गई। उसे लगा कि मिस्टर फूल सच में कितने पावरफुल और समझदार हैं। तभी द वर्ल्ड जो हमेशा चुप रहता था अचानक से हंसते हुए बोला। उसने कहा, जब भी मैं सुनता हूं कि कैसे हजारों बच्चे टीन्स ही मर जाते हैं या कैसे ज्यादातर मजदूर भयानक थकावट और खराब माहौल की वजह से 30 की उम्र भी पार नहीं कर पाते, या कैसे बूढ़े होने पर काम से निकाल दिया जाता है और वो सड़कों पर भूख और ठंड से मर जाते हैं, तो मुझे इविल गॉड्स के होने कोई शक नहीं होता। ये गॉड्स जमीन पर ही हैं, ईस्ट बोरो में, डॉक एरिया में और फैक्ट्री एरिया में। उसने आगे और भी शॉकिंग बातें बताई। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि कुछ फैक्ट्री वर्कर्स 5 साल भी मुश्किल से जिंदा रह पाते हैं। कि बैकलैंड के ईस्ट की वहां रहने वाला कोई भी इंसान जो दादा या नाना है वो जरूर गांव से आया होगा। इस लाइन का मतलब यह है कि वहां रहने वाले लोगों की तीसरी पीढ़ी होती ही नहीं, क्योंकि वो इतने बूढ़े हो ही नहीं पाते कि अपने पोते पोतियों को देख सकें। गरीबी और भूख उनके बच्चों को इतना कमजोर बना देती है कि वो जवान होने से पहले ही मुरझा जाते हैं। शादी करना और अगली जनरेशन पैदा करना तो बहुत दूर की बात है। ये पहली बार था जब ऑड्रे ने मिस्टर वर्ल्ड को इतना ज्यादा बोलते हुए सुना था और उसकी बातें सुनकर वो गहरे सदमे और कंफ्यूजन में चली लगी। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता। मैंने जिन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में पढ़ा उसमें तो बस इतना लिखा था कि ईस्ट बोरो के लोग मुश्किल में हैं, लेकिन ये तो मुश्किल से कहीं ज्यादा भयानक था। एक पल के लिए ऑड्रे की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे इस दुनिया, इस किंगडम के बारे में और उसकी सारी समझ ही पलट गई हो। अब उसे समझ आया कि मिस्टर फूल ने आह क्यों भरी थी और क्यों इस तरह का माहौल ईविल गॉड्स के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। उसके मन में एक तेज आवाज उठी, हम ऐसे नहीं चल सकते, वरना एक दिन बैकलैंड इसी वजह से तबाह हो जाएगा। उसने तुरंत फैसला किया कि वो वापस जाकर और जानकारी इकट्ठा करेगी और अपने पिता अर्ल हॉल को इस बारे में बताएगी। वो अपनी स्पेक्टेटर और टेलीपैथिस की पावर्स का इस्तेमाल करके चुपके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को गाइड करना चाहती थी ताकि उन बेचारे लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। टेबल के दूसरे एंड पर क्लेन चुपचाप मिस जस्टिस के रिएक्शन को देख रहा था। उसने ये सब जानबूझकर किया था। उसने पहले आ भरी और फिर अपने स्मर्फ अकाउंट द वर्ल्ड का इस्तेमाल करके इतनी डिटेल में सब कुछ समझाया। वो चाहता था कि ये नोबल लेडी, जिसके दिल में अभी भी अच्छाई बाकी है, इस प्रॉब्लम की गंभीरता को समझे और अपनी पावर का इस्तेमाल करके किंगडम में बदलाव लाए। उसने मन ही मन खुद को याद दिलाया, जब तक मैं फेसलेस नहीं बन जाता मुझे पर्सनली ऐसे मामलों में इन्वॉल्व नहीं होना है। ये उसके लिए एक बाउंड्री थी। ऑड्रे ने अपने इमोशंस को संभाला और बहुत क्षणिकल, थैंक यू मिस्टर फूल, बैकलैंड को बचाने के लिए। आपकी ये कहानी मुझे प्रॉब्लम की जड़ समझा दी। और थैंक यू मिस्टर वर्ल्ड, आपने मुझे वो सब बताया जो मैं पहले कभी नहीं जानती थी। बैकलैंड को बचाया। एल्गरे सुनकर भी हैरान हो गया।
वो ईस्ट बोरो की हालत के बारे में जानता था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मामला इतना बड़ा कैसे हो गया। दूसरी तरफ द सन यानी डेरिक सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रहा था। भले ही उसे पूरी बात समझ ना आई हो, लेकिन वो इन लोगों की दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। क्लेन ने मिस जस्टिस की थैंक्स पर बस एक हल्की सी स्माइल दी और फिर द हैंग्ड मैन की तरफ देखा। एल्गर उसका इशारा समझ गया और उसने तुरंत रोजेल की डायरी का आखिरी पेज हवा में बना दिया। क्लेन ने डायरी को पकड़ा और उसे पढ़ने लगा। 14 जनवरी, मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कवर की है। अगर हाई सीक्वेंस बियॉन्डर ऑब्जेक्ट्स को सील न किया जाए तो वो अनजाने में अपने आसपास उसी पाथवे के लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ये पढ़ते ही क्लेन एकदम अलर्ट हो गया, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा ही कुछ गेस किया था। जब वो बैकलैंड आया था तो वो आते ही सीक्रेट ऑर्डर और सीयर पाथवे के बियॉन्डर्स के चक्कर में फंस गया था। उसने सोचा था कि शायद उसके ट्रांसमाइग्रेशन में कोई सीक्रेट जो उसे ऐसा करने मजबूर करता है, लेकिन अब रोजेल की डायरी पढ़कर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने ऊपर घने ग्रे फॉग की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अट्रैक्टिव फोर्स मुझ में नहीं, बल्कि इस ग्रे फॉग में, इस मिस्टीरियस स्पेस में, ये भी मेरे ट्रांसमाइग्रेशन एक सीक्रेट हो सकता है। खैर, बिना किसी और क्लू के क्लेन ने आगे पढ़ना शुरू किया। 16 जनवरी, एक डिमोनेस का टेस्ट बुरा नहीं है। ये पढ़ते ही क्लेन के मुंह का कोना थोड़ा खिंच गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या एक्सप्रेशन दे। वो मन में बोला, एम्परर, मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। आपके लिए सच में कोई बाउंड्री नहीं है क्या? उसने डायरी का आखिरी एंट्री पढ़ा। 20 जनवरी, मैंने दूसरी कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी बना ली है। हाँ, अब सोच कहाँ छिपाऊं। हाँ, मैं इसे एक बुकमार्क की तरह डिजाइन करके एक बहुत कीमती किताब में डाल दूंगा। अगर किसी किस्मत वाले को ही ये मिलेगा, वरना कोई सोच भी नहीं सकता कि उस किताब की सबसे कीमती चीज उसका मामूली सा दिखने वाला बुकमार्क है। ये पढ़कर क्लेन को बहुत निराशा हुई। एम्परर, आप थोड़ा और क्लियरली क्यों नहीं बते? कौन सी किताब? ये पढ़ने से पहले तो मैं कितना खुश था कि मुझे एक कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी का सुराग मिल जाएगा। उसने खुद को दिलासा दिया कि शायद आगे की डायरी में और जानकारी मिले। फिर वो आराम से पीछे झुक गया और बोला, आप लोग अपना डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। तभी दसन डेरिक ने हाथ उठाया और कहा, मिस्टर वर्ल्ड, आपने जो बियॉन्डर वेपन दिया था वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा है। मैंने सीक्वेंस 8 में एडवांस होने के लिए काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा कर लिए हैं और जल्द ही आपका सौदा पूरा कर दूंगा। उसने अपनी बात पूरी डिटेल में समझाई कि उसकी रेपुटेशन पर कोई दाग न लगे। वो सच कह रहा था। वो एक्स वाकई बहुत पावरफुल था। द वर्ल्ड ने बस सिर हिलाकर ठीक है कहा। फिर उसने चारों तरफ देखकर पूछा, लेडी सर, क्या किसी के पास डार्क पैटर्ड ब्लैक पैंथर स्पाइनर्ड या स्प्रिंग ऑफ एल्समेरो क्रिस्टल्स के बारे में कोई क्लू है? ये उसके मैजिशियन पोशन के इंग्रेडिएंट्स थे। ऑड्रे ने नाव में सिर हिलाया, लेकिन कुछ सेकंड सोचने के बाद एल्गर अचानक बोला, सोनियासी पर जल्द ही एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें चारों पायरेट किंग्स और सातों पायरेट मिल्स के जहाज हिस्सा लेंगे। वहां बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स की डीलिंग जरूर होगी और हो सकता है तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स वहां मिल जाएं। मेरे पास उस इवेंट में जाने का मौका है, लेकिन तुम बदले में मुझे क्या दोगे? मुझे पता रे पास विंड ब्लेस का पोषण फॉर्मूला नहीं है। और इसी के साथ टैरो क्लब में एक नई डील और एक नए एडवेंचर की शुरुआत हो गई।